Hello students, I hope you all are doing well and staying safe. So in today's video we'll be discussing about CA Foundation, Math Stats and LR का चैप्टर नंबर 4 इक्वेशन, जिसके अंदर 3 पार्ट्स है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, जिसमें आज हम कवर करेंगे उसका फर्स्ट पार्ट लीनियर इक्वेशन। बिकॉज ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो इसको मैंने 2 पार्ट्स में बांटा है। एक आज हम लीनियर कवर करेंगे और सेकेंड पार्ट में क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। सो फर्स्ट आप लीनियर बहुत अच्छे से समझ जाना आज के वीडियो में, एंड देन फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक बताऊंगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सो सबसे पहले इस चैप्टर का एक ओवरव्यू आप समझ लो। तो इक्वेशंस के अंदर बेसिकली 3 पार्ट होगा, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, लीनियर में भी 2 होगा, 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल। 1 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए जो मेथड हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं सिंपल इक्वेशन। 2 वेरिएबल के लिए जो हम मेथड हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये सारे मेथड्स कोई काम के नहीं है, बट खाली मॉड्यूल में दिया है तो मैंने आपको बता दिया है। सिमिलरली क्वाड्रेटिक को भी सॉल्व करने का देयर आर 2 मेथड्स, वन इज़ फैक्टराइजेशन, अनदर इज़ फॉर्मूला, ये काम का चीज़ है, एंड थर्ड इज़ क्यूबिक इक्वेशन। सो ओवरव्यू आई होप सबको समझ गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं, इक्वेशन होता क्या है वो समझते हैं। सो व्हाट इज़ इक्वेशन? तो इक्वेशन बेसिकली एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसमें एक लेफ्ट हैंड पे एक टर्म रहता है और एक राइट हैंड पे। जैसे अगर मैं बोलूँ 2x + 3 = 5, सो दिस इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसके लेफ्ट में भी एक टर्म है, राइट में भी टर्म है, और बीच में किसका साइन है? इक्वालिटी का। सो इट इज़ डिफाइंड एज मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। अब इक्वेशंस 3 टाइप की होती है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री 1 हो, डिग्री मतलब जो उसका पावर हो 1, जैसे x + 3 = 0। तो इसमें जो x का पावर है 1 है, तो इसे हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। सेकेंड होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री 2 होता है। मतलब अगर मैं बोलूँ x² + 3x + 2 = 0, तो इसमें जो पावर है वो इसका कितना है? 2 है। तो अगर पावर या डिग्री 2 है तो हम उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। सिमिलरली अगर किसी भी इक्वेशन का पावर 3 है या डिग्री 3 है, जैसे x³ + 3x² + 3x + 3 = 0, तो यहाँ पे जो पावर है x का सबसे हाईएस्ट पावर वो 3 है। तो किसी भी इक्वेशन का अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर, हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो क्यूब। समझ गए बात? हाँ सर। नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज इक्वेशन इन 1 वेरिएबल? तो इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का मतलब है उस इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल रहता है। सिंपल सा बात है। जैसे मैं अगर बोलूँ 3x + 4 = 0, तो इसमें आप देखो कितना वेरिएबल का इन्वॉल्वमेंट है। तो इसमें सिर्फ एक वेरिएबल का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसे हम बोलेंगे इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इसको सॉल्व करने का हमने ऑलरेडी मेथड पढ़ा है, मेथड को हम बोलते हैं सिंपल इक्वेशन। तो सिंपल इक्वेशन दिखता कैसे है सर? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है ax + b = 0। व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सिंपल इक्वेशन? ax + b = 0, जहाँ पे a और ये जो b होता है नोन कॉन्स्टेंट्स होता है। व्हाट इज नोन कॉन्स्टेंट्स का मतलब? आपको इनके वैल्यूज पहले से पता होता है, और a का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि a अगर 0 के इक्वल हो गया तो x का टर्म ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो सिंपल इक्वेशन का सिर्फ आप स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखो, ax + b = 0, वेयर a and b आर नोन कॉन्स्टेंट्स एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सिमिलरली इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होता है? तो इसके अंदर 2 वेरिएबल होगा सर। जैसे मैं बोलूँ 3x + 2y = 5, तो यहाँ पे एक वेरिएबल x और एक वेरिएबल कौन सा है? y। तो जब 2 वेरिएबल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है तो इसे हम बोलते हैं इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जब एक वेरिएबल का इन्वॉल्वमेंट होता है तो इसे हम बोलते हैं 1 वेरिएबल। सो 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म आप याद रखना, ax + by + c = 0। व्हाट इज 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म? ax + by + c = 0। कभी कभी आपके पास 2 इक्वेशन सपोज होगा, एक a1x + b1y + c1 = 0, और एक सपोज होगा a2x + b2y + c2 = 0। तो इस तरीके के इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने के लिए आपको साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करने का? साइमल्टेनियसली। अगर आपने उस मेथड से नहीं भी किया तो दूसरे मेथड भी है, बट आप याद रखना सिर्फ। तो बेसिक पॉइंट सिर्फ इतना याद रखना है कि इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + b = 0, और यहाँ पे a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सिमिलरली इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + by + c = 0, जहाँ पे x और y जो होते हैं ये 2 अननोन होते हैं, और a b c जो होता है ये नोन कॉन्स्टेंट्स होता है। क्लियर है? हाँ सर। आ जाओ, अब हम पहले इसके क्वेश्चंस करते हैं 1 वेरिएबल के, फिर हम क्वाड्रेटिक पे जाएंगे। सो 1 वेरिएबल का 23 क्वेश्चंस है, हम उसको पहले सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आओ। A man went to Reserve Bank of India with ₹1000.
He asked the cashier to give him ₹5 and ₹10 notes only in return. The man got 175 notes in all. How many notes of ₹5 and ₹10 did he receive? तो यहाँ पे 2 टाइप का उसको नोट चाहिए, तो ये सब लिखना नहीं रहता, खाली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ. तो लेट ₹5 नोट्स बी कितना लेते हैं हम, x लेते हैं, एंड ₹10 नोट्स हम कितना लेते हैं, तो y लेते हैं. ठीक है, ये हमने एक अजम्पशन लिया. अब देखो आपको इन ऑल 175 नोट्स मिला. इसका सिंपल मतलब है कि अगर आप x और y इन दोनों नोट्स को ऐड करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 175 नोट्स मिलेगा. ये एक इक्वेशन हो गया. हाँ सर. अब दूसरा इक्वेशन समझो. आपके पास पैसे कितने थे, 1000 रुपया. तो 5 का अगर एक नोट है, ऐसा मेरे पास x नोट है, तो मेरे पास इन टोटलिटी में कितने पैसे हो गए 5 के, 5x. सिमिलरली मेरे पास 10 का कितना नोट था, y था, तो टोटल कितना हो गया 10y. जब इन दोनों को मैं मिलाऊंगा तो ये किसके इक्वल है, ये हमको बोला है 1000 रुपये के इक्वल है. सो दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 2. ये भी सबको समझा. हाँ सर. अब आप क्या करो, इक्वेशन 1 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर लो. 10 या 5 किसी से भी कर सकते. सपोज मैं इसको 10 से करता हूँ. बोलो इक्वेशन 1 क्या आएगा. सर इक्वेशन 1 विल बी 10x प्लस 10y इज इक्वल टू 1750. इक्वेशन 2 क्या है, 5x प्लस 10y इक्वल टू 1000. अब इन दोनों को आप सॉल्व कर लो. सॉल्व करने के लिए साइमल्टेनियस इक्वेशन का मेथड, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका y और y कैंसिल हो जाएगा. हाँ सर. व्हाट इज़ 10x माइनस 5x, सर 5x. और 1750 में से 1000 गया तो कितना बचेगा, 750. तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आएगा x का वैल्यू 750 और 5 का डिवीजन होता है 150, बराबर है. तो x आपको 150 आ गया. अब y के लिए क्या करोगे, इस इक्वेशन में डाल दो. x प्लस वाई 175 था ना, तो y हो जाएगा 175 माइनस x. सो दिस विल बिकम 175 माइनस 150 दैट इज इक्वल टू 25. इसका मतलब आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 150 कॉमा कितना, 25. दिस इज ऑप्शन नंबर सी. बोलो समझा. हाँ सर. बट मैं आपको बोल रहा हूँ आप ये मेथड एग्जाम में फॉलो नहीं करना. सर करना क्या है, बहुत सिंपल टेक्निक बताता हूँ, ये आप फॉलो करना है. दूसरा तरीका है ऑप्शंस के साथ आप कर सकते हो, इसमें टाइम बहुत कम लगता है. देखो ये कैसे करना है. आप सबको पता है कि मेरे पास अगर 1000 रुपया होगा तो मैं मैक्सिमम कितना नोट 10 रुपये का रख सकता हूँ जेब में. तो 10 रुपये का मैक्सिमम नोट मैं रख सकता हूँ 100, बराबर ना. तो 100 नोट्स मेरे पास 10 रुपीज़ का मैक्सिमम हो सकता है, इससे ज़्यादा तो मैं रख ही नहीं सकता. अब आप ऑप्शंस देखो, सारे ऑप्शंस में 10 रुपये के नोट्स कहाँ पे, 150 नोट है, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट ही हो गया. यहाँ पे 110 नोट है, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. बचा कौन, ऑप्शन सी है ना. देखो आपके पास 100 नोट से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है जेब में, क्योंकि 10 रुपये का अगर 100 नोट है तो 1000 रुपया बनेगा. इधर 150 नोट है तो यहाँ पे 1500 रुपया बनेगा. यहाँ पे 110 नोट है तो 1100. आपके पास है ही नहीं इतने पैसे, आपके पास सिर्फ 1000 रुपये है. तो ए और बी ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है. अब ऑप्शन सी पे आओ, चेक ऑप्शन सी. तो ऑप्शन सी में जो 150 है ये 5 रुपये का नोट है, तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 750 रुपया हो जाएगा. हाँ सर. और जो आपके पास 25 है वो 10 रुपये के नोट है, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 250 हो जाएगा. और 750 और 250 का अगर आप एडिशन करते हो तो कितना पैसा बनेगा, 1000 रुपया. तो सारा कंडीशन ऑप्शन से सेटिस्फाई कर रहा है. तो सही आंसर आपका क्या है बच्चा लोग, सर सही आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. सो विच इज़ करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी. बोलो सबको समझा. हाँ सर. तो आप ये मेथड भी फॉलो कर सकते हो, बट टाइम सेव करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है, ऑप्शन वाला मेथड फॉलो करने का. क्लियर हो गया पहला सब. हाँ सर. आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे. सेकेंड सम देखो. अ मैन रोइंग एट अ रेट ऑफ, ये बहुत अच्छा सम है. मैन रोइंग एट अ रेट ऑफ 5 किलोमीटर इन एन आवर इन स्टिल वाटर takes thrice as much as time in going 40 kilometer up the river as in going 40 kilometer down the river. Find the rate at which the river flows. अभी इसमें ना आपको एक छोटा सा खाली कॉन्सेप्ट समझना है. अगर वो आपको समझ गया तो एक क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व. तो इसमें आप ना पहले 2 चीज़ समझो. 2 इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, एक होता है अपस्ट्रीम और एक होता है डाउनस्ट्रीम. पहले तो आप इसका मतलब समझ जाओ, अगर वो समझ गया तो आपको एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. अपस्ट्रीम का मतलब होता है अगेंस्ट द फ्लो. व्हाट इज अपस्ट्रीम का मतलब, अगेंस्ट द फ्लो. अभी मैं बताता हूँ आपको ये क्या होता है, पहले आप समझ जाओ. जैसे आप जा रहे हो इस तरफ से, ठीक है, आपका बोट सपोज इस तरफ से जा रहा है, और सामने से जो पानी का फ्लो है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है.
तो आपका जो रिलेटिव स्पीड होगा वो बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा ना, वो आपको धक्का देगा पीछे की तरफ, तो आप पीछे की तरफ जाओगे तो आपका स्पीड कम होगा। तो अपस्ट्रीम मतलब अगेंस्ट द फ्लो, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। और एक होता है कौन सा सर? एक होता है डाउनस्ट्रीम। व्हाट इज़ डाउनस्ट्रीम का मतलब? डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है विद द फ्लो। व्हाट इज़ विद द फ्लो का मतलब सर? जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में हम भी है। जैसे मेरी बोट इस तरफ जा रही है और पानी का डायरेक्शन भी ऐसे ही जा रहा है, तो मेरा जो रिलेटिव स्पीड है वो बढ़ेगा, कम थोड़ी होगा, बिकॉज दोनों के डायरेक्शन क्या है? सेम। तो अपस्ट्रीम मतलब आपको समझा? अपस्ट्रीम मतलब अगेंस्ट द फ्लो एंड डाउनस्ट्रीम मतलब क्या होता है? विद द फ्लो। ये समझ गया? अब इस क्वेश्चन को करने के लिए और एक फॉर्मूला जो आपको आना चाहिए वो है टाइम का। टाइम का फॉर्मूला आई होप सबको पता है। टाइम का फॉर्मूला इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। व्हाट इज टाइम का फॉर्मूला? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हम इसमें अप्लाई करते हैं इन सारे कॉन्सेप्ट्स को। देखो ध्यान से, आप पहले भी इसको पढ़ो। आपको बोला है मैन रोइंग एट अ रेट ऑफ 5 किलोमीटर इन एन आवर इन स्टिल वाटर टेक्स थ्राइस एज मच टाइम गोइंग 40 किलोमीटर अप द रिवर एज इन गोइंग 40 किलोमीटर डाउन द रिवर। तो अब अपने को यहाँ पे जो ये 5 किलोमीटर दिया है ये हमें स्पीड ऑफ बोट दिया है, बराबर है ना? तो अगर मैं आपको पूछूँ व्हाट इज रिलेटिव स्पीड ऑफ मैन अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम में हमने अब भी डिस्कस किया आपका स्पीड बढ़ेगा कि कम होगा? सर कम होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस एक्स, क्योंकि वो हमको पता नहीं है। सिमिलरली अगर अभी मैं आपको पूछूँ रिलेटिव स्पीड ऑफ मैन डाउन स्ट्रीम, नीचे की तरफ, तो वो कितना होगा? सर डाउन स्ट्रीम में तो बढ़ता है ना, तो ये हो जाएगा 5 + x। क्या ये सबको समझा? हाँ सर, ये क्लियर हो गया। अपस्ट्रीम मतलब आपका रिलेटिव स्पीड कम होगा, डाउन स्ट्रीम मतलब आपका रिलेटिव स्पीड बढ़ेगा। बस सिंपल सा ये चीज़ आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन का आप स्टेटमेंट पढ़ो, यहाँ पे क्या बोला है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आपको दोनों ही तरफ 40 किलोमीटर जाना है। तो ये लोग ने बोला है कि it takes thrice as much time in going 40 किलोमीटर up the river as in going 40 किलोमीटर down the river। तो अब जाने को जो टाइम लगता है वो डाउन स्ट्रीम का थ्राइस टाइम है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे एक इक्वेशन बनाएंगे। टाइम का फॉर्मूला क्या है बच्चा लोग? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपको डिस्टेंस कितना कवर करना है? सर 40 किलोमीटर कवर करना है, डिवाइड बाय व्हाट वाज अपस्ट्रीम का रिलेटिव स्पीड? सर 5 माइनस एक्स। ये जो टाइम लगे ये लोग ने बोला थ्राइस है। किसका थ्राइस है? जितना डाउन स्ट्रीम का है। तो डाउन स्ट्रीम का इस 40 अपॉन क्या? सर 5 + x। हाँ सर, ये समझा हमें। अब देखो इधर कैंसिल क्या हो रहा है बच्चा लोग? सर यहाँ पे जो 40 और ये 40 है ना, ये कैंसिल कर सकते हैं। अब आप क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपको आएगा 1 × 5 + x, दैट इज़ 5 + x, और सामने की तरफ हो जाएगा 3 × 5 - x। इसको अगर मैं ओपन करूँ तो ये 5 + x है, ये हो जाएगा आपका 15 - 3x। अब -3x इधर आके +3x हो जाएगा और 5 इधर जाके माइनस हो जाएगा। सो दिस विल बिकम x + 3x इज इक्वल टू 15 - 5। सो दिस विल बिकम 4x, दिस विल बिकम 10। सो व्हाट इज x का वैल्यू? सर x का वैल्यू विल बी 10 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज इक्वल टू 2.5 किलोमीटर/आवर। तो आपका जो x का वैल्यू आया है, जो फ्लो का स्पीड आया है, दैट इज़ 2.5 किलोमीटर/आवर। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आपको रिवर किस रेट पे फ्लो कर रहा है, 9 दिया है, 10 दिया है, 12 दिया है। तो जो इसका सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। समझा क्या? हाँ सर, वापस एक बार बताओ सर। देखो इसमें दो चीज़ दिया है, एक अप द रिवर और एक डाउन द रिवर। तो जब आप अपस्ट्रीम जाते हो तो अपस्ट्रीम में आपका जो रिलेटिव स्पीड हो जाता है ना वो कम हो जाता है, बिकॉज आपके डायरेक्शंस अपोजिट रहते हैं। आप इस डायरेक्शन में जाते हो, रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में रहता है, तो आप अगेंस्ट द फ्लो जा रहे हो। तो अगेंस्ट द फ्लो में आपका जो रिलेटिव स्पीड हो जाता है वो कम हो जाता है, इसके लिए हम माइनस करते हैं। सिमिलरली डाउन स्ट्रीम का मतलब आप भी इस डायरेक्शन में जा रहे हो और रिवर भी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो जब दोनों के डायरेक्शन सेम है तो आपका जो रिलेटिव स्पीड होता है वो बढ़ जाता है, तो बढ़ जाता है तो प्लस, कम हो जाता है तो माइनस। तो हमने देखा कि रिवर मैन रो किस रेट पे कर रहा था, तो 5 के रेट पे। अब वो जब रिलेटिव स्पीड टकराएगा अपस्ट्रीम से तो उसका स्पीड कम होगा, इसके लिए 5 - x, बिकॉज रिवर का स्पीड तो पता नहीं। सिमिलरली डाउन स्ट्रीम में बढ़ जाएगा तो 5 + x हो गया। कंडीशन क्या बोल रहा है, अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगता है, तो 3 टाइम डाउन स्ट्रीम का। तो अपस्ट्रीम में हमने लिखा
टाइम का फॉर्मूला, बिकॉज टाइम के बारे में दिया है, तो टाइम का फॉर्मूला इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस 40 था, स्पीड था अपस्ट्रीम में 5 - x, सिमिलरली ये भी 40 था और डाउनस्ट्रीम में स्पीड था 5 + x। अब हमने 40 और 40 को उड़ा दिया, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 5 + x × 1 इज 5 + x, और ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 × 5 = 15 और ये -3x, -3x इधर आके प्लस हो गया, 5 इधर जाके माइनस हो गया, तो 4x = 10 आया, जिसको सॉल्व करके आया 2.5 km/h। ये है आपके x का वैल्यू, मतलब रिवर किस रेट पे फ्लो होगा। आई होप सबको सेकंड क्वेश्चन समझा है। जाते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, इन दोनों लाइन्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को पूछा है। वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चन है, या आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो, आपको सॉल्व करना है तो भी कर सकते हैं, हम सॉल्व करके बताते हैं। तो 2x - 5y 6 है। सेकेंड इक्वेशन है x + y = 3। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 2 है ना, इसका कोई भी एक टर्म को सेम बनाने के लिए हम ये पूरे इक्वेशन को ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज x के बाद देखो ऊपर वाले इक्वेशन में 2 है, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब लिखो दोनों इक्वेशन। पहला इक्वेशन हमने लिखा 2x - 5y = 6। सेकेंड इक्वेशन को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2x + 2y, नोट इज 2 × 3 = 6। अब आप इन दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरा 2x वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा, तो -5y - 2y इज -7y, और 6 में से 6 जाता है तो 0, तो एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज 0 इटसेल्फ। तो y का वैल्यू यहाँ से कितना है आपको 0, तो y का वैल्यू 0 है। अब y को कोई भी इक्वेशन में डालो आपको x मिल जाएगा, तो 2x - 5y = 6 था। यहाँ पे 2x को हम कुछ नहीं करते, y के जगह पे 0 डालो तो 5 × 0 0 आएगा, = 6, तो 2x = 6, इट मीन्स x = 6 / 2, दैट इज = 3। तो जो आपका सही आंसर है वो है 3,0। क्या है करेक्ट ऑप्शन इसका? 3,0। बोलो, समझा सबको? हाँ सर, एकदम बेसिक क्वेश्चन था। और दूसरा तरीका आप ऑप्शन डाल के भी कर सकते हो, इसमें आप 3,0 पुट करो, तो 2 × 3 = 6, 5 × 0 = 0, 6 = 6, सही है। इसमें भी डालो 3 + 0 3, तो दोनों ऑप्शन सेटिस्फाई, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो ऑप्शन भी करेक्ट है। क्लियर? हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन 4 देखो। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर मोर देन द ब्रेथ एंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर, देन द लेंथ एंड ब्रेथ इज। तो हम लोग अभी करना क्या है, बहुत ईजी सम है। तो आपको जो लेंथ बोला है वो ब्रेथ से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो मैं इसको लिखता हूँ 5 + b, समझ जाएगा। ब्रेथ का मतलब b, लेंथ का मतलब, लेंथ को भी मैं चाहिए तो l लिखता हूँ, तो l जो है वो 5 + b है, ये समझा? हाँ सर। अब पेरीमीटर दिया है ये लोग ने, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40। व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला? सर 2 × लेंथ + ब्रेथ, ये फॉर्मूला होता है, दिस इज = 40। अब मैं क्या करता हूँ, ये 2 को इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो लेंथ + ब्रेथ यहाँ से आपको आ जाएगा 20। 40 / 2 क्या होता है? 20 होता है। अब आपको लेंथ पता है, देखो लेंथ कितना है सर, फर्स्ट इक्वेशन से हम लेंथ के जगह पे लिख सकते हैं 5 + b, तो ये हो जाएगा 5 + b + b = कितना? 20। हाँ सर, तो ये हो जाएगा आपका 5 + 2b = 20। वो 5 को आप उधर भेज दो, तो 2b will be = 15, एंड इफ 2b is = 15 then b will be 15 / 2, that is 7.5। तो आपको ब्रेथ मिल गया 7.5। अब लेंथ के लिए आपको क्या करना है, तो लेंथ के लिए फर्स्ट इक्वेशन में आप सब्सटीट्यूट कर दो, तो 5 + 7.5, सो लेंथ विल बी 12.5। तो इसका मतलब जो लेंथ है वो 12.5 है और ब्रेथ जो है वो 7.5 है। सो व्हाट इज लेंथ? 12.5, breadth is 7.5। अगेन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी इटसेल्फ। और ऑप्शन में पहले लेंथ दिया रहेगा और बाद में ब्रेथ दिया रहेगा, तो आप कंफ्यूज होकर ऑप्शन में मार्क मत करना। इसका सही जो आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। सर वापस एक बार बताओ, देखो जो आपको लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बोला था वो ब्रेथ से 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है, बराबर ना? तो ब्रेथ से अगर 4 सेंटीमीटर वो ज़्यादा है तो यहाँ पे लेंथ हो जाएगा 5 + b हो जाएगा। ये सबको समझा? हाँ सर, ये लेंथ आ गया 5 + b। अब अपने को पेरीमीटर 40 दिया है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ + ब्रेथ, दिस इज = 40। ये 2 को अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ तो 40 / 2 कितना हो जाएगा? 20। नाउ लेंथ + ब्रेथ इज 20, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करने जाओगे तो लेंथ के जगह पे आप लिख सकते हो 5 + b, और ये भी b है, तो 5 + 2b 20 हो गया, तो 2b = 15 आ गया, तो b का वैल्यू 7.5 हो गया। अगर b का वैल्यू 7.5 आया तो लेंथ कितना आएगा? 12.5 आएगा। तो सही आंसर इज ऑप्शन नंबर कौन सा? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर कितना? डी। करेक्ट है?
समझा सबको? हाँ सर, लेंथ एंड ब्रेथ आपको पूछा था, दोनों आंसर आपको मिल गया, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ देखो, द टोटल कॉस्ट कर्व ऑफ द नंबर ऑफ फोटोकॉपीज इज लीनियर। इसका मतलब होता है जो आपका एफ ऑफ एक्स का इक्वेशन है ना, सिंपल इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी। ये आप समझो, जब भी ऐसा वर्ड लिखेगा ना क्वेश्चन में कि कॉस्ट कर्व इज लीनियर, तो लीनियर का मतलब इट इज़ फॉलोइंग अ सिंपल इक्वेशन दैट इज ए एक्स प्लस बी। अब ये लोग ने बोला है द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 and 18 कॉपीज़ ऑफ फोटोग्राफर 80 and 116। तो जब आपने 5 कॉपीज़ ऑर्डर करा तो आपका टोटल कॉस्ट वॉज 80। तो मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन में हमने x के जगह पे 5 डाला, तो यहाँ पे भी आप 5 पुट करो x के जगह पे, तो ये हो जाएगा 5a प्लस बी इज इक्वल टू कितना, 80। ये हमें एक इक्वेशन आ गया। सिमिलरली और एक हमें वैल्यू दिया है, क्या दिया है हमको वैल्यू सर, दूसरा दिया है कि अगर आपने 18 कॉपीज़ ऑर्डर किया तो आपका कॉस्ट विल बी 116। तो अभी सेम इसी इक्वेशन में x के जगह पे अभी आप कितना पुट करोगे, 18। तो क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, सो दिस विल बिकम 18a प्लस बी इज इक्वल टू 116। हाँ सर, ये भी समझा। अब इन दोनों, जब भी दो इक्वेशन आएगा तो हमने क्या पढ़ा सर, साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे सर, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 को अगर मैं इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करूँ, व्हाट इज़ माई इक्वेशन 2, 18a प्लस बी इज इक्वल टू 116। व्हाट इज़ इक्वेशन 1, 5a प्लस बी इज इक्वल टू 80। अब इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करो, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका b और b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 13a और 116 में से 80 गया तो 36, तो a का वैल्यू हो जाएगा 36 डिवाइड बाई 13। तो इसको अगर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो आपको आएगा कितना आएगा 2.77 आएगा ऑलमोस्ट। सो दिस इज टर्निंग आउट टू बी, बिकॉज 13 2 26 होता है ना 100, 13 7 90, तो 2.77 आप बोल सकते हो। तो व्हाट इज़ ए का वैल्यू, 2.77। अब आप ए का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में डालो, ए या बी में, आपको बी मिल जाएगा। तो सब्सटीट्यूटिंग, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में डालता हूँ सपोज, तो फर्स्ट इक्वेशन इज 5a प्लस बी इज इक्वल टू 80। इसमें मैं अभी a का वैल्यू 2.77 सब्सटीट्यूट करता हूँ, तो दिस विल बिकम 5 इंटू 2.77 प्लस बी इज इक्वल टू 80। नाउ 2.77 इंटू 5 अगर आप कैलकुलेटर में करोगे तो आपको ये आ जाएगा 13.85 बराबर, प्लस बी इज इक्वल टू कितना, 80। तो मुझे यहाँ से b मिल जाएगा 80 माइनस 13.85, दैट इज़ टर्निंग आउट टू बी 66.15। तो ये मुझे आ गया b का वैल्यू। ये सबको समझा? हाँ सर। अब आप देखो आपको कितने कॉपीज़ का कॉस्ट पूछा है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, अभी बोल रहा है आपको कॉस्ट बताओ 10 कॉपीज़ का, तो हमें ढूंढना है एफ ऑफ 10। क्या ढूंढना है हमको, एफ ऑफ 10 ढूंढना है आपको, एफ ऑफ 10। सो एफ ऑफ 10 का कैसे बनेगा फॉर्मूला सर, सेम 10 इंटू ए प्लस कितना b। हाँ सर, 10 को कुछ मत करो, व्हाट इज़ a का वैल्यू बराबर। सो व्हाट इज़ a का वैल्यू सर, a हमें मिला है 2.77 प्लस b कितना मिला है सर, 66.15। So 2.77 into 10 will give you 27.70 and this is 66.15. If you add both of this तो it will turn out to be 93.85, जिसको आप राउंड ऑफ करके 94 बोल सकते हो। तो जो इसका सही आंसर है वो है ₹94, जो आपको ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ करेक्ट आंसर बच्चा लोग, ऑप्शन बी। सर एक बार वापस बताओ क्या किया आपने, देखो ध्यान से, हमने इस क्वेश्चन में किया क्या है पहले वो समझो। आपको कभी भी लीनियर बोला ना, कर्व का इक्वेशन लीनियर है, तो लीनियर का मतलब उसका जो एफ ऑफ एक्स का इक्वेशन होता है ना, वो होता है ए एक्स प्लस बी। तो हमें बोला था 5 कॉपीज़ का कॉस्ट 80 रुपीज़ है, तो हमने क्या किया, हमारा जो इक्वेशन है ना उसमें x के जगह पे 5 सब्स्टिट्यूट किया, तो इधर भी 5 इधर भी 5 आ गया। तो एफ ऑफ 5 का वैल्यू तो 80 पता है आपको, तो 80 लिखा और ये हो गया 5a प्लस बी। सिमिलरली अभी इसी इक्वेशन में आपको x के जगह पे 18 डालना है, तो 18 कॉपीज़ का 116 था, तो इसके जगह पे 116 आ गया और ये हो गया 18a प्लस बी।
अब हमने इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया तो b उड़ जाएगा और 18a में से 5a गया तो 13a बचेगा, 116 में से 80 गया तो 36 बचेगा। तो 36 को जब मैं 13 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे a का वैल्यू कितना आ रहा है 2.77। अब इस a के वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में डालो या सेकंड में, किसी में भी डालोगे तो आपको b मिल जाएगा। तो b का वैल्यू हमें आया 66.15 सॉल्व करके। अब ये a और b दोनों मिल गया। अब आपको पूछा 10 कॉपीज़ का कॉस्ट बताओ, तो आपको वापस इसी इक्वेशन में जाना है, जिधर जिधर x उधर 10 डालो तो ये f(10) हो जाएगा, ये 10 इंटू ए 10a प्लस b हो जाएगा। और लकीली अभी हमें a और b दोनों मिल चुका है, तो 10 इंटू ए का वैल्यू 2.77, बी का 66.15, ये सॉल्व किया तो 27.7 है और ये 66.15 है। दोनों को जब हमने ऐड किया तो 93.85 है, जिसको राउंड ऑफ करके आप कितना लिख सकते हो 94। क्लियर हो गया ये सम? हाँ सर समझा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 6, द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। नाउ व्हाट इज रूट का मतलब? रूट का मतलब आपको यहाँ पे बोल रहा है फाइंड एक्स का वैल्यू। रूट मतलब सिंपल इस क्वेश्चन का एक्स का वैल्यू क्या है। तो क्या दिया इक्वेशन? सर इक्वेशन इज x प्लस 4 डिवाइड बाई 4 प्लस x माइनस 5 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 11। ये दोनों का बेस सेम है कि डिफरेंट है? सर डिफरेंट है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो दिस विल बिकम 3 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 and denominator will be 4 3s are, that is equal to 12 and this is equal to 11. now ये जो 12 है this is in denominator, divide के फॉर्म में, when you shift it to other side ये हो जाएगा multiply. so this will become, इसको ओपन करो ऊपर वाला पार्ट को, so 3 into x is 3x, 3 4s is 12, 4 into x is 4x, 4 5s is 20 and ये हो जाएगा 11 into 12, so 11 into 12 is 132. now if you add x का टर्म तो 3x plus 4x will give you 7x, 12 में से 20 माइनस किया तो -8, दिस इज इक्वल टू 132. अब ये -8 को इधर भेजेगा तो +8 हो जाएगा, तो 7x विल बी इक्वल टू, व्हाट इज 132 प्लस 8? सर 132 प्लस 8 होता है 140, तो 7x अगर 140 है तो x विल बी 140 अपॉन 7, सो 140 डिवाइडेड बाई 7 विल गिव यू कितना 20. सो करेक्ट आंसर इज, या सोल्यूशन या रूट इज 20, दैट इज ऑप्शन ए. एक और मेथड भी है, आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। आप 20 डालो इस इक्वेशन में x के जगह पे, अगर 20 डाल के LHS इक्वल टू RHS आ गया तो आपका वो आंसर करेक्ट है। तो ये मेथड भी है, इससे टाइम सेव हो जाता है। या तो आप सॉल्व कर लेगा तो भी चलेगा। तो सॉल्व कैसे किया हमने? इसको करने का क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 3 इंटू एक्स 3x, 3 4s are 12, 4 इंटू एक्स 4x, 4 5s are 20 एंड डिनोमिनेटर को भी करने का मल्टीप्लाई। 4 3s are 12, ये 12 इधर जाके भी हो जाएगा मल्टीप्लाई बिकॉज इधर डिवाइड में, सो 12 11s are 132. सॉल्व करो, x का वैल्यू विल बी 20. समझ गया क्वेश्चन 6? हाँ सर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ सब लोग. 7 सम. इफ अ पर्सन हैज क्लॉथ ऑफ 91 सेंटीमीटर, if it divides into 3 parts, then longest part is twice the shortest one and another part is 3 centimeter more than the shortest one. तो इसने 91 सेंटीमीटर का एक क्लॉथ था, इसको आप समझो, इसका 3 पार्ट्स किया है. एक मैं बोलता हूँ लॉन्गेस्ट, एक मिडल वाला और एक मैं बोलता हूँ शॉर्टेस्ट. ठीक है. अब ये लोग ने क्या बोला है? लॉन्गेस्ट पार्ट इज ट्वाइस द शॉर्टेस्ट, तो लेट द शॉर्टेस्ट पार्ट भी कितना x, तो लॉन्गेस्ट हो गया ट्वाइस द शॉर्टेस्ट मतलब 2x एंड अनदर पार्ट मतलब जो बीच वाला पार्ट है 3 सेंटीमीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट है, तो 3 सेंटीमीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट का मतलब x प्लस 3 होता है. क्या ये सबको समझा? सर वापस बताओ. 91 सेंटीमीटर टोटल क्लॉथ का लेंथ था, जिसमें से हमको दोनों जो स्टेटमेंट्स दिया उसमें कनेक्टेड वर्ड है शॉर्टेस्ट, तो हमने शॉर्टेस्ट को अज्यूम किया x. लॉन्गेस्ट बोला है शॉर्टेस्ट का ट्वाइस है, तो ये 2x हो गया. और जो बीच वाला है या जो अदर पार्ट है वो शॉर्टेस्ट है, 3 ज़्यादा है, यही बोला ना. अदर पार्ट इज 3 सेंटीमीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट, तो 3 सेंटीमीटर मोर देन शॉर्टेस्ट का मतलब x प्लस 3 होता है. अब क्या करना है सर? अब देखो बहुत सिंपल सम है. आपका जो टोटल लेंथ है वो कितना है? सर टोटल लेंथ इज 91. नाउ टोटल लेंथ मीन्स इन तीनों का एडिशन, सो इफ आई ऐड 2x प्लस x प्लस 3 प्लस x, सो दिस विल गिव मी कितना 91. अब अगर मैं इसको ऐड करूँ, सो दिस इज 2x प्लस x का एडिशन होता है 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 91. अब 3 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 91 में से 3 जाएगा तो 88 आएगा.
So if 4x is 88, so x will be 88 divided by 4, that is turning out to be 22. So x मिल गया 22, x मिल गया मतलब कौन सा साइड मिला, लॉन्गेस्ट, मीडियम, शॉर्टेस्ट. शॉर्टेस्ट, और क्वेश्चन ने भी वही पूछा है. सो व्हाट इज शॉर्टेस्ट साइड का लेंथ, सो 22 सेंटीमीटर. दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर सी. बोलो समझा सबको? हाँ सर, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था. तो जो लीनियर इक्वेशन रहता है ना वो इजी रहता है, सो उसमें कंडीशंस आपको पढ़ने को आना चाहिए. क्लियर हो गया क्वेश्चन? हाँ सर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ. 8th सम. In a multiple choice paper question consisting of 100 questions of 1 mark each, a candidate gets 60% marks. If the candidate attempted all questions and there was a penalty of 0.25 for wrong answers, the difference between number of right and wrong answer. ये क्वेश्चन आपका CA फाउंडेशन का एग्जाम ही है. सपोज पेपर में 100 क्वेश्चंस थे, ठीक है. इसमें अभी आपने या तो करेक्ट क्वेश्चन किया या तो रॉन्ग किया, दो ही किया. नॉन अटेम्प्टेड वाला केस है ही नहीं यहाँ पे. या तो आपने करेक्ट किया या तो आपने क्या किया, इनकरेक्ट किया. तो सपोज हमने इसका 2 पार्ट किया. यार हो जा, 1 मिनट. हाँ, तो इसका हमने इधर करेक्ट लिखा और इधर रॉन्ग किया. अब कितना करेक्ट किया वो तो पता नहीं, तो उसको हमने x बोला. तो कितना गलत किया सर, 100 - x है ना. देखो आपके पास 100 क्वेश्चन है, आपने 70 सही किया, तो इसका मतलब आपने कितना गलत किया, 100 - 70 दैट इज 30. अब मुझे करेक्ट ही पता नहीं तो मैं इसको x लूँगा, और रॉन्ग कितना किया आपने, 100 - x. ठीक है. अब देखो बोल रहा क्या है. तो इफ़ द कैंडिडेट अटेम्प्टेड ऑल क्वेश्चन एंड देयर वाज अ पेनल्टी ऑफ 0.25 फॉर रॉन्ग आंसर, और करेक्ट को 1 मार्क था. ऊपर लिखा है 1 मार्क ईच क्वेश्चन है, तो समझ जाने का 1 मार्क है. तो देखो हम कैसे निकालते हैं. टोटल मार्क्स ओब्टेन्ड, आपको कितना मार्क्स पहले टोटल मिला है पहले तो वो देखो. सर हमें तो 60% मार्क्स मिला है टोटल का. तो 100 क्वेश्चन थे, उसका 60%, तो 60/100 होता है. तो आपको टोटल मार्क्स जो मिला है वो कितना मिला है आपको, वो आपको 60 मिला है. ये समझा. अब टोटल आएगा कैसे, इनको मल्टीप्लाई करके. देखो आपने करेक्ट क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट किया सर, x, और हर करेक्ट क्वेश्चन को 1 मार्क है तो x × 1 हो गया. अब आपने रॉन्ग कितना अटेम्प्ट किया सर 100 - x, और हर रॉन्ग को पास मार्क्स मिलेगा कि जाएगा सर, पेनल्टी है मतलब मार्क्स जाएगा, मतलब -0.25 होगा. दिस विल बी इक्वल टू कितना, 60. हाँ सर ये भी समझा. नाउ इट इज x × 1 सर, x इटसेल्फ. ये ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करने का, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है बच्चा लोग, सर माइनस. और 100 × 0.25 का मतलब होता है 25. ये भी समझा. हाँ सर. अगेन व्हाट इज माइनस इंटू माइनस, सर माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और 0.25 × x हो गया 0.25x. दिस विल बी इक्वल टू कितना, 60. अब ये माइनस जो है ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये दोनों x के टर्म ऐड हो जाएंगे. व्हाट इज x + 0.25x, सर 1.25x, और 60 और 25 का एडिशन होता है 85. अब क्या होगा सर, ये जो 85 है 1.25 से डिवाइड हो जाएगा. तो अगर मैं 85 को 1.25 से डिवाइड करूँ तो देखो हमें क्या मिलता है, 85 डिवाइड बाय 1.25. सो इफ़ आई डिवाइड 85 बाय 1.25, तो 1.25 का मतलब होता है 125/100. आप कैलकुलेटर पे करना है ये सब चीज़. 5 × 4 × 17 4 × मतलब ये आपको 68 आएगा. तो आपको x मिल गया बच्चा लोग. सर x मिल गया मतलब क्या मिल गया, कितना करेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया. सो करेक्ट है 68. अब रॉन्ग कैसे निकालोगे बच्चा लोग, सर बहुत ईजी है. रॉन्ग तो 100 - x था, तो 100 - 68 कितना हो गया, 32. क्वेश्चन ने डिफरेंस पूछा आपको करेक्ट और रॉन्ग का, तो डिफरेंस कैसे निकालोगे सर, करेक्ट और रॉन्ग को सब्ट्रैक्ट करके. तो इसका मतलब 36 आएगा इसका आंसर. चेक करो ऑप्शन में है क्या 36. हाँ सर बी ऑप्शन सही है. सर एक बार वापस बताओ. देखो आपको बोला है आपके पेपर में 100 क्वेश्चन है, 1 मार्क के हर एक क्वेश्चन है. तो आपका पेपर इसका मतलब कितने मार्क का था, 100 मार्क का था. आपने लाया 60% मार्क्स, तो 100 का 60% 60 होता है, आपको 60 मार्क मिला. बट आपका पेपर ऐसा है कि जितना आप सही क्वेश्चन करोगे उसको 1 मार्क मिलेगा, बट जितना आप गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, रॉन्ग आंसर करोगे, आपको पेनल्टी लगेगा 0.5 का. पेनल्टी मतलब होता है आपका उतना मार्क्स कटेगा. तो आपको पूछा डिफरेंस बताओ सही आंसर का और गलत आंसर का, कितने क्वेश्चन आपने सही अटेम्प्ट किया और कितने गलत. तो हमने अभी देखा कि कितना सही किया है, तो आपको पता ही नहीं आपने कितना सही किया, तो उसको हमने क्या माना, x माना करेक्ट को. रॉन्ग कितना करोगे, देखो 100 क्वेश्चन है, अगर x सही करोगे तो कितना गलत करोगे, 100 - x, ये रॉन्ग हो गया. अब हर करेक्ट आंसर को 1 मार्क है, तो आपका करेक्ट वाले के कितने मार्क्स हो गए, x × 1 दैट इज x इटसेल्फ.
हर रॉन्ग वाले पे -0.25 जाएगा। तो 100 माइनस एक्स को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, -0.25 से। ये ब्रैकेट हमने ओपन किया, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, -100 इंटू 0.25 होता है 25। ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, और x इंटू 0.25 हो गया 0.25x, दिस इज इक्वल टू 60। अब x और 0.25x को ऐड किया तो 1.25x आ गया, -25 इधर गया तो +25 हो गया, तो 60 और 25 का एडिशन 85 हो गया। 85 को 1.25 से डिवाइड किया तो x का वैल्यू 68 आया। x मिल गया, मतलब कितने क्वेश्चन करेक्ट अटेम्प्ट किए, ये मिल गया अपने को। अब रॉन्ग के लिए क्या करने का, 100 में से 68 को माइनस कर दो, 32 आ जाएगा। आपको पूछा है करेक्ट आंसर और रॉन्ग आंसर का डिफरेंस क्या है, तो 68 और 32 का डिफरेंस 36 होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। समझा सबको? हाँ सर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे 9। देखो इसमें क्या पूछा, बहुत मस्त सम है। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी रियल पॉजिटिव क्वांटिटी एंड इट्स रेसिप्रोकल इज नेवर लेस देन। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी रियल पॉजिटिव क्वांटिटी, तो सपोज मैं x का वैल्यू 1 मानता हूँ कि x 1 है, पॉजिटिव क्वांटिटी बोला है ना, तो x हमने 1 माना। अब क्या बोला है, इसका जो स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर एंड इट्स रेसिप्रोकल, मतलब +1 अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये कितना होगा कम से कम, तो देखो अगर मैं x का वैल्यू 1 पुट करूँ तो ये 1 का स्क्वायर और नीचे भी 1 का स्क्वायर। व्हाट इज़ 1 का स्क्वायर, 1, बाजू में भी 1, ऐड करके कितना आ जाएगा, 2। इसका मतलब आप कोई भी नंबर का स्क्वायर करोगे, पॉजिटिव नंबर का, और उसका रेसिप्रोकल का करोगे, दोनों को ऐड, तो हमेशा वो 2 तो रहेगा ही, 2 से छोटा वो हो नहीं सकता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एकदम दिमाग से आप सॉल्व करोगे तो कोई भी नंबर आप ले सकते हो। आपको चाहिए तो आप 2 लो सपोज, तो x का वैल्यू 2 लो, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। अब इसी का आपको रेसिप्रोकल करना है, तो 1/4, इसको अगर आप ऐड करोगे तो 4.25 आता है। तो 4.25 आ रहा है ना, तो हमने सबसे छोटा नंबर लेके देखा। देखो एनी रियल पॉजिटिव, इधर जो हिंट है ना, ये एनी रियल पॉजिटिव क्वांटिटी, तो रियल नंबर होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव आप 1 लोगे, है ना, तो 1 लेके हमने चेक किया, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का रेसिप्रोकल भी 1 होता है, दोनों को मिलाओगे तो 2 होता है। तो मिनिमम तो 2 आंसर आएगा ही, 2 से छोटा हो ही नहीं सकता है। इसके लिए सही इसका आंसर क्या है, लेस देन 2 नहीं हो सकता है। समझा ना? हाँ सर, क्लियर है 9 सब। आ जाओ नेक्स्ट 10। द कॉस्ट ऑफ 2 ऑरेंजेस एंड 3 एप्पल्स इज 28। तो हम ऑरेंजेस के कॉस्ट को x मानते हैं, मतलब कितना ऑरेंज हमने ख़रीदा उसको हम x मानते हैं, ऑरेंजेस के कॉस्ट को, और एप्पल के कॉस्ट को हम क्या मानते हैं, y मानते हैं। ठीक है, अब अपने को क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ 2 ऑरेंजेस एंड 3 एप्पल इज 28। तो 2 ऑरेंज मतलब 2x हो जाएगा, और 3 एप्पल मतलब 3y हो जाएगा। इसका जो कॉस्ट दिया है क्वेश्चन ने वो 28 दिया है। ये समझा? हाँ सर, फर्स्ट वाला क्लियर है। अब ये लोग ने क्या बोला है, सुनो। इफ़ द कॉस्ट ऑफ एन एप्पल इज डबल्ड, एप्पल का जो कॉस्ट है वो डबल हो गया, तो एप्पल का कॉस्ट पहले y था, अब डबल हो गया, मतलब कितना हो जाएगा, 2y। देन द कॉस्ट ऑफ 3 ऑरेंजेस एंड 5 एप्पल इज 75। तो अब देखो लिखना कैसे है इसको लिखना है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 75। बट ये अपना इक्वेशन नहीं है, जो ऑरेंज का कॉस्ट है अभी भी सेम है, 3x ही रहेगा, बट जो एप्पल का कॉस्ट है ना वो y से बदल के क्या हो गया, डबल हो गया ना, तो 2y हो जाएगा। ये समझा सबको? हाँ सर। तो अब ये क्या बन गया बच्चा लोग, सर 3x प्लस 10y इज इक्वल टू कितना, 75। ये आ गया मुझे इक्वेशन नंबर कितना, 2। अब हमको पूछा है ओरिजिनल कॉस्ट बताओ 7 ऑरेंज और 4 एप्पल का। तो अभी सबसे पहले तो इसको सॉल्व करके x और y निकालना पड़ेगा। अब सॉल्व कैसे करोगे सर, कुछ भी सेम नहीं है इसमें। यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल टू 28 है, यहाँ पे 3x प्लस 10y इक्वल टू 75 है। तो हम एक काम करते हैं, इसका x का टर्म सेम बनाते हैं, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको 2 से, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना और यहाँ पे कितना है, 3। तो इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। अब बोलो क्या आएगा सर, 2 3 ज़ा 6x, 3 3 ज़ा 9y, और 28 3 ज़ा 84। अब इसको इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, बोलो 3 2 ज़ा 6x, 2 10 ज़ा 20y, और 75 2 ज़ा होता है 150। हाँ सर। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो। सर इसको क्या करें, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6x कैंसिल हो जाएगा, 9y में से 20y गया तो सर -11y बचेगा, और 84 में से 150 गया तो -66। ये सब कैलकुलेटर पे करने का बार बार बोल रहा हूँ। तो आपका y का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। y को आप कोई भी इक्वेशन में डाल दो, x मिल जाएगा। फर्स्ट में डालते सपोज, तो 2x प्लस 3 y के जगह पे 6, दिस इज इक्वल टू 28। नाउ 2x विल बी
ये देखो 3 6 ज़ा 18 होता है, इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 28 में से 18 गया तो 10 होता है। 2x अगर 10 है तो x कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हाँ सर, अभी x और y मिल गया, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट मिल गया। अब आपको 7 ऑरेंज और 4 एप्पल का कॉस्ट पूछा है, तो ओरिजिनल कॉस्ट कैसे निकालोगे, 7 ऑरेंज मतलब 7x, 4 एप्पल मतलब 4y। तो अभी देखो 7x का वैल्यू आपको कितना है, 5 आया, तो दिस विल बिकम 7 5 ज़ा, 4 एप्पल का कॉस्ट 6 आया तो 6 लिखेंगे। व्हाट इज 7 5 ज़ा सर 35, 4 6 ज़ा 24, ऐड किया तो टोटल कॉस्ट कितना आया सर, 59 रुपीज़ का टोटल कॉस्ट आया आपको। सो आंसर इज आपका 59, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सर वापस बताओ, बहुत ईजी क्वेश्चन था, सिर्फ एक सेंटेंस ने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया क्वेश्चन को। तो देखो इसमें बोला क्या, आपको बोला है कि 2 ऑरेंज और 3 एप्पल का कॉस्ट 28 रुपीज़ है। तो हमने ऑरेंज के कॉस्ट को पकड़ा x, एप्पल के कॉस्ट को हमने पकड़ा y। तो हमारे पास 2 ऑरेंज था तो 2x हो गया, 3 एप्पल था तो 3y हो गया, दोनों के कॉस्ट को मिला के 28 आया। अब वैसे ही अपने को 3 ऑरेंज और 5 एप्पल का कॉस्ट मिला के 75 दिया, तो 3 एप्पल मतलब 3x, 5 ऑरेंज मतलब 5y और इसका कॉस्ट 75 रुपीज़ अपने को दिए। तो अभी हमने एप्पल का कॉस्ट बोला है, वो लोग ने एप्पल का जो कॉस्ट है वो डबल हो चुका है। तो पहले y था तो अब डबल हो चुका है, मतलब इधर 2y आ जाएगा। तो हमने 5 इंटू वाई को 5 इंटू 2y से मल्टीप्लाई किया, ये आपको याद रखना है बिकॉज कॉस्ट डबल हो गया। तो 5 इंटू 2y 10y होता है। तो सेकेंड इक्वेशन आ गया 3x प्लस 10y इक्वल टू 75। अब इसको सॉल्व करके x और y ढूंढना है। तो हमारा भी काम क्या है, x या y किसी को सेम बनाओ। तो हमने क्या कोशिश किया, अभी हमने यहाँ पे देखा, ये देखो x का टर्म 2 है और यहाँ पे x का टर्म 3 है, तो दोनों को सेम कैसे बनाए, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इससे ये सेम हो गया और ये भी सेम हो गया। अब अगर पूरे इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वेशन आएगा, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। अब 6x सब्ट्रैक्ट हो गया, इसको सॉल्व करके y का वैल्यू 6 आया, y का वैल्यू 6 कोई भी इक्वेशन में डालो आपको x कितना मिल जाएगा, 5। अब आपको पूछा 7 ऑरेंज और 4 एप्पल का कॉस्ट बताओ, तो 7x प्लस 4y, x के जगह पे कितना लिखोगे 5, 7 5 ज़ा 34, y के जगह पे 6, 4 6 ज़ा 24, ऐड होके कितना रुपीज़ आ गया 59। समझा टेंशन? हाँ सर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे 11। 2x प्लस 5/10 प्लस 3x प्लस 10/15 इक्वल टू 5। यहाँ पे ना एक्चुअली मिसिंग है, यहाँ पे लोग ने पूछा है फाइंड x, और नहीं भी बोलते तो भी समझ रहा है इसमें मिसिंग तो x ही लग रहा है। तो बहुत ईजी सम है, 2x प्लस 5 अपॉन कितना है 10। आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, हम सिंप्लीफाई करके करेंगे। प्लस 3x प्लस 10 अपॉन कितना 15, दिस इज इक्वल टू कितना 5। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो एकदम इजी मेथड से। तो 15 2 अगर मैं करूँगा तो 30x आएगा, 15 5 मैं करूँ तो 75 आएगा, 10 इंटू 3x करूँ वो भी 30x आएगा, और 10 10 कितना होता है 100 होता है। समझा ना? ये पूरे नंबर को 15 से मल्टीप्लाई करो, ये पूरे नंबर को 10 से। नीचे आप करो 10 इंटू 15, तो 10 इंटू 15 होता है 150, और यहाँ पे आपके पास 5 है। अब ये 150 वापस डिवाइड में इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ऊपर वाले को आप ऐड करो प्रॉपर्ली, तो 30 प्लस 30 हो जाएगा 60x, तो दिस विल बिकम 60x प्लस 75, और 100 का एडिशन होता है 175, और 155 होता है 750। अब ये 175 को भी आप लेफ्ट में भेज दो, तो ये हो जाएगा 60x इज इक्वल टू 750 माइनस 175। 750 में से अगर आप 175 को माइनस करोगे तो कितना बचता है बच्चा लोग? सर 750 में से अगर 175 गया तो ये बच जाएगा अपने पास 575। सो अभी x का वैल्यू निकालने के लिए 575 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 60 से। आप कैलकुलेटर में इसको करोगे तो आपको आएगा 9.58। सो करेक्ट आंसर इज 9.5 है, दैट इज ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। एकदम बेसिक सम है, और ऐसे टाइप के सम बहुत बार पूछा है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करना ही नहीं। और ऑप्शन डाल के भी आप चेक कर सकते हो, आप x के जगह पे 9.5 डालो, दोनों के आंसर को ऐड करो, अगर वो 5 के बराबर आ गया तो आपका वो ऑप्शन करेक्ट है। समझा? क्या किया सर? वापस एक बार बताओ। इन सारे नंबर को 15 से मल्टीप्लाई, इन सारे नंबर को 10 से मल्टीप्लाई, और नीचे 10 15 ज़ा 150। ये 150 डिवाइड में इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 5 को अगर 150 से मल्टीप्लाई किया तो 750 आ गया, और इसको जब ओपन किया तो ये आ गया 60x प्लस 175। अब ये 175 प्लस का उधर जाके माइनस हो गया, तो ये 575 आया। तो 575 को जब हमने 60 से डिवाइड किया तो आंसर आया 9.58। समझ गया? हाँ सर। 11th क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे 12।
A number consists of two digits such that the digits in ones place is thrice. Digits in यूनिट्स प्लेस का मतलब इसका होता है यूनिट्स प्लेस इज थ्राइस द डिजिट्स इन द टेंस प्लेस. इफ 36 भी एडेड देन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड. फाइंड द नंबर. तो ये टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे करना है, तो इन टाइप के नंबर के क्वेश्चंस को आपको ऑप्शन से करना है. तो सपोज मैं करता हूँ कंसिडर ऑप्शन ए, सबसे ईजी तरीका है. ऑप्शन ए के नंबर क्या है सर? 62 है. अब 62 में आई होप सबको पता है ये यूनिट्स प्लेस होता है और ये कौन सा प्लेस होता है? टेंस प्लेस होता है. अब ये लोग ने क्या क्या बोला है पढ़ो. पहला कंडीशन बोला है कि जो नंबर वंस प्लेस पे, वंस मतलब यूनिट्स प्लेस पे, वो थ्राइस है डिजिट्स इन द टेंस प्लेस का. तो जो नंबर यूनिट्स प्लेस पे हो डिजिट्स प्लेस का थ्राइस है. ये गलत है ना. यहाँ पे जो 2 है वो डिजिट्स प्लेस का 1/3 है. 6 डिवाइड बाय 3 करोगे तो 2 आता है, बट ये लोग ने बोला थ्राइस होना चाहिए. तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया. ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है. अब है ना, आप देखो सीधा ऑप्शन सी पे आओ. सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको ये दिखेगा. कंसिडर ऑप्शन सी पे आओ. ऑप्शन सी देखो आप, या फिर अगर मैं ऑप्शन सी पे मत आओ, ऑप्शन बी पे आओ. पहले बी चेक करते हैं. चलो बी कितना बोला आपको? 26 बोला है. तो ये यूनिट्स प्लेस और ये टेंस प्लेस. अब आप चेक करो जो यूनिट्स प्लेस पे नंबर है क्या वो टेंस प्लेस का थ्राइस है? हाँ सर. टेंस प्लेस पे 2 है, यूनिट्स प्लेस पे 6 है. तो 6 क्या होता है? 3 2 होता है. तो कंडीशन 1 सेटिस्फाइड. कंडीशन 2 बोला है अगर आपने इस नंबर में 36 ऐड किया तो 26 प्लस 36 कितना होता है बच्चा लोग सर? 62. क्या ये रिवर्स हो गया? रिवर्स का मतलब पहले 26 था तो अब उल्टा होकर 62 होना चाहिए. हाँ सर हो गया. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी. बोलो समझा? सर वापस बताओ. देखो आपको 2 चीज़ चेक करना है. जो आपका यूनिट्स प्लेस पे नंबर है वो टेंस प्लेस का 3 टाइम्स होना चाहिए. ये पहला ऑप्शन में है ही नहीं. इधर जो टेंस प्लेस है वो यूनिट्स का 3 टाइम्स है. बोला उल्टा है. डिजिट्स जो यूनिट्स प्लेस पे होना चाहिए वो टेंस का. तो पहला ऑप्शन गलत हो गया. दूसरा हमने 26 देखा तो ये जो यूनिट्स प्लेस पे नंबर है टेंस प्लेस का 3 टाइम्स है. 2 3 6 होता है. सेकेंड, इसमें मैं अगर 36 ऐड करूँ तो ये रिवर्स हो जाना चाहिए. रिवर्स मतलब उल्टा. 26 का उल्टा क्या होता है? 62. इसका एडिशन 62 होता है. सर आप बोलोगे थर्ड ऑप्शन भी तो ऐसा है. देखो थर्ड ऑप्शन करते हैं. 3 9 है. 3 3 9 होता है. पहला कंडीशन सेटिस्फाई. 39 में अगर मैं 36 ऐड करूँ तो ये 75 होता है. क्या 39 का उल्टा 75 होता है? नहीं सर. तो ऑप्शन से गलत है. मतलब इसका सही आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. आप इक्वेशन बना के भी कर सकते हो, बट इसमें आप याद रखना आपको टाइम सेव करना है तो बेस्ट मेथड इज ऑप्शन. क्लियर? हाँ सर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ. 13. If the sides of the equilateral triangle are shortened by 3 units, 4 units and 5 units respectively, a right angle triangle is formed, then the sides of the equilateral triangle is. तो एक equilateral triangle है, इसके हर एक साइड को आपने कुछ शॉर्ट किया है और ये बन जाएगा राइट एंगल. तो सपोज वो जो इक्विलैटरल ट्राइंगल का साइड था ना वो मैं x मानता हूँ. अब आपने इसको शॉर्ट किया है 3 से, 4 से और 5 से. शॉर्ट का मतलब होता है छोटा किया उतने से, कम किया उतने से. तो एक साइड को 3 से शॉर्ट किया, एक को 4 से और एक को 5 से, और ये बन गया आपका कौन सा ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल. तो ये लोग पूछ रहे हैं कि कितना था वो इक्विलैटरल ट्राइंगल का साइड, वो आप बताओ. तो करने का वापस बेस्ट मेथड इज ऑप्शन. सबसे इजी तरीका, आप ऑप्शन से सॉल्व करो, फटाक से आपको आंसर आएगा. देखो कैसे. हम लेते हैं ऑप्शन. सपोज मैं कंसिडर करता हूँ ऑप्शन ए. अगर मैं ऑप्शन ए लेता हूँ 6 यूनिट्स. सो देखो 6 - 3 is 3, 6 - 4 is 1, 6 - 4 is 2 एंड 6 - 5 is 1. अभी आपको दिमाग में चलाना है 2 साइड के स्क्वायर को ऐड करके थर्ड साइड मिलना चाहिए. 2 छोटे साइड को. तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, दोनों का एडिशन 5 होता है, बट 3 का स्क्वायर तो 9 होता है. तो पहला ऑप्शन तो गलत ही है. अब आओ दूसरे ऑप्शन पे, ऑप्शन बी या सी पे जाते हैं. चलो पहले ऑप्शन सी कितना है? 8 है. अब मैं करता हूँ 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट. क्या आता है 8 - 3 सर? 5. 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर क्या आता है? 4 आता है. 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट क्या आता है? 3 आता है. अब मैं देखो इन दोनों के स्क्वायर को ऐड करता हूँ तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. क्या ये 5 के स्क्वायर से इक्वल होता है? हाँ सर. 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16, 5 का स्क्वायर इज 25. एंड व्हाट इज 9 + 16 सर? 9 + 16 25 ही होता है. तो यहाँ पे 25 किसके इक्वल है? 25 के इक्वल है. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. सर वापस एक बार बताओ. देखो हमने हर एक साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल को शॉर्ट करना है. तो उसका साइड क्या, पहले तो ये पता नहीं था तो उसको हमने x माना. एक साइड को आपने 3 से कम किया, एक को 4 से और एक को 5 से. तो ये जो ट्राइंगल है राइट एंगल बन जाएगा. अब क्या था इक्विलैटरल ट्राइंगल का साइड वो आपको पता नहीं है तो उसको हमने क्वेश्चन ऑप्शन से देखा.
6 डाला तो 6 में से 3 3 होता है, 6 में से 4 2 होता है, 6 में से 5 1 होता है। कोई भी दो साइड के स्क्वायर को ऐड करें, या कोई भी दो का मतलब दो छोटे साइड है, वो थर्ड साइड के स्क्वायर से इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, बट 3 का स्क्वायर 9 होता है। इसका एडिशन 5 और ये 9, तो ये इक्वल नहीं आ रहा है। अब करते हैं 8 से ट्राई। तो 8 - 3 किया तो 5 आया, 8 - 4 किया तो 4 आया, 8 - 5 किया तो 3 आया। जब 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर ऐड किया तो 25 आता है, और 5 का स्क्वायर भी 25 है। तो यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS 4 है। तो जो आपका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। पाइथागोरस का ये रूल होता है ना, दो साइड का सम ऑफ स्क्वायर शुड बी इक्वल टू थर्ड साइड। अब 14 सम लो। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed that the cost of each article was 2 more than thrice the number of article produced on that day. तो जो cost of each article है वो कितना है, ध्यान से देखो। जो आपका कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है वो आप कैसे निकालोगे, तो कितना आर्टिकल आपने प्रोड्यूस किया, सपोज उसको x मानते हैं, वॉज 2 मोर देन थ्राइज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस। थ्राइज द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस का मतलब 3x, और वो 2 ज़्यादा था तो +2। ये समझा कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। हाँ सर, वापस बताओ सर। देखो क्या बोला है, एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो 2 ज़्यादा है तो +2, कितने से, थ्राइज द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, तो वो 3x होता है। ये समझ गया। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 800, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड कितना, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये हमको दिया है कितना, 800। अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलेगा कैसे सर, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम कैसे निकालेंगे, हमने x आर्टिकल बनाया और एक आर्टिकल का खर्चा है 3x + 2, ये जो आएगा ये 800 के इक्वल होगा। हाँ सर, ये भी समझा ना सबको। ये आपने एक आर्टिकल बनाने के लिए 3x + 2 खर्चा किया, आपने बनाया कितना सर, हमने x बनाया, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके ही खर्चा आएगा। हाँ सर, ये इक्वेशन भी क्लियर है। अब इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो और इसमें आप ऑप्शन डाल के चेक कर सकते हो कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप ऑप्शन डाल के चेक करो। सपोज मैं लेता हूँ ऑप्शन नंबर ए, जो कि गलत है क्योंकि थोड़ा सा टेबल तो हमें भी आता है। कंसिडर ऑप्शन है वो 14 है। अगर मैं इसमें 14 डालूँ, व्हाट इज़ 14 3 सर 42, 42 + 2 कितना होता है 44। तो 44 × 14 अगर आप करोगे तो दैट विल नेवर बी इक्वल टू 800। तो ऑप्शन ए गलत है। अब ऑप्शन बी में हो, देखो ये शायद सही है। कंसिडर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अगर मैं लेता हूँ तो ऑप्शन बी का कैसे करोगे आप, सेम इधर आप पुट करो 16 और ये हो जाएगा 3 × 16 + 2 दैट इज़ 50, और 50 और 16 का मल्टीप्लिकेशन 800 रुपया होता है। तो जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। अब आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे। 800 रुपया टोटल खर्चा है, नंबर ऑफ आर्टिकल 16 बनाया, तो आपका एक आर्टिकल का खर्चा 50 रुपया होना चाहिए। अब ऊपर का कंडीशन आप पढ़ोगे तो वो हो रहा है। आपका जो खर्चा है बोला है कि थ्राइज द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, तो 16 का 3 का मल्टीप्लिकेशन 48 होता है, और ये 2 रुपये से ज़्यादा है, तो 48 + 2 कितना होता है 50। बट इसमें बहुत दिमाग चलाना पड़ता है, तो बेटर क्या है इसको सॉल्व कर लेने का। तो हमने पहले पढ़ा क्वेश्चन में, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस को मैंने x माना। एक आर्टिकल का खर्चा कितना है, जितना आप आर्टिकल बनाओगे उसका थ्राइस, तो 3x हो गया, और वो 2 रुपये से ज़्यादा, 3x + 2, ये एक आर्टिकल का खर्चा है। हमने कितना आर्टिकल बनाया x, तो x × 3x + 2 करके टोटल खर्चा आ गया, जो कि क्वेश्चन ने 800 दिया है। इसको सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक बनता है, बट क्वाड्रेटिक मैंने आपको अब तक सिखाया नहीं है, इसके लिए मैं ऑप्शन से बता रहा हूँ। तो इसमें आप डालो अभी x के जगह पे अलग अलग वैल्यूज़ जो भी ऑप्शन में दिया है। 14 डाल के हमने चेक किया तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 800 के इक्वल नहीं आ रहा है। 16 डाला तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, तो सही आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। समझ गया? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 15, ये बहुत तगड़ा सम है। द प्रेजेंट एज ऑफ अ मैन इज 8 years मोर देन थ्राइस द एज ऑफ हिज 2 grandson who are twins, ऐसा कुछ तो बोला है क्वेश्चन ने। उसके बाद में यहाँ पे बोला है आफ्टर 8 years हिज एज विल बी 10 years मोर देन ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज ग्रैंडसन्स। द एज ऑफ द मैन व्हेन हिज ग्रैंडसन वॉज बॉर्न इज कितना। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बहुत घुमाया फिरा है, तो यहाँ पे अभी आपको 2 चीज़ अज्यूम करना है। सबसे पहले हम लोग एज ऑफ ग्रैंडसन को कुछ अज्यूम करते हैं। लेट द एज ऑफ ग्रैंड सन बी x years लेते हैं। ग्रैंडसन का एज को हमने क्या माना, x माना। अब ये लोग ने क्या बोला है, द प्रेजेंट एज ऑफ मैन। तो मैं पहले निकालता हूँ प्रेजेंट एज ऑफ मैन। देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझो। इज 8 years मोर
देन थ्राइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू ग्रैंडसन हु आर ट्विंस। तो 8 साल ज़्यादा है तो 8 प्लस हो जाएगा थ्राइस द एजेस ऑफ हिज टू ग्रैंडसन हु आर ट्विंस। तो दोनों का x और x ऐड करना पड़ेगा। हाँ सर, अब क्या होगा सर, ये हो जाएगा 8 प्लस 3 इंटू व्हाट इज x प्लस x सर 2x। व्हाट इज 3 टू सर 6x। तो आपका जो प्रेजेंट एज ऑफ मैन आया वो आया 6x प्लस 8। बोलो ये समझा? हाँ सर, इसको आप लाइन बाय लाइन समझते हैं ना तो आपको ये क्वेश्चन बहुत बेटर वे में समझेगा। सर एक बार वापस बताओ ये इक्वेशन कहाँ से आया। देखो हमें क्वेश्चन ने बोला था ग्रैंडसन का मैन का एज बताओ जब ग्रैंडसन बॉर्न हुए थे। तो हमने पहले तो ग्रैंडसन का एज को कुछ मान लिया, वो एक्स है क्योंकि हर एक कंडीशन ग्रैंडसन से डील कर रहा है। मैन का एज बोला था 8 ईयर्स मोर है, तो 8 ईयर्स मोर का मतलब होता है 8 प्लस थ्राइस। थ्राइस का मतलब होता है 3। एजेस ऑफ हिज टू ग्रैंडसन हुआ ट्विंस, तो दोनों का एज एक्स से लेना पड़ेगा ना क्योंकि ट्विंस है। तो एक्स प्लस एक्स कितना हो गया 2x, 2x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 प्लस 8। अब बोला है आफ्टर 8 ईयर्स, तो हम भी जाते हैं 8 साल आगे। आफ्टर 8 ईयर्स देखो क्या होने वाला है। तो आफ्टर 8 ईयर्स पहले तो ये बताओ एज ऑफ मैन कितना हो जाएगा। जो मैन का एज था वो था 6x प्लस 8। अब 8 साल के बाद ये भी तो 8 साल बड़ा होएगा ना, तो 6x प्लस 8 जो कि हो जाएगा 6x प्लस कितना 16। हाँ सर ये समझा। एज ऑफ ग्रैंडसन क्या होएगा सर, एज ऑफ ग्रैंडसन कितना होएगा सोचो। सर ग्रैंडसन जब पैदा हुआ था तो x का था, अब बोला है वो लोग ने 8 साल बाद, तो 8 साल बाद दोनों का एज बढ़ेगा ना, तो ये हो जाएगा x प्लस 8 तो ये हो जाएगा x प्लस 16। ये समझे क्या किया हमने। 8 साल बाद ग्रैंडसन का भी एज तो उतने से बढ़ेगा ना, ग्रैंडसन 8 साल बाद दोनों का एज 8 साल बढ़ेगा, तो जो आपका इक्वेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा x प्लस कितना 16। ये भी समझा सबको। हाँ सर ये क्लियर है। अब ये लोग ने क्या बोला है पढ़ो ध्यान से। आफ्टर 8 ईयर्स हिज एज, हिज का मतलब यहाँ पे एज ऑफ मैन का बात चालू है, तो प्रेजेंट एज ऑफ मैन कितना हो जाएगा ध्यान से समझो। ये हो जाएगा 10 ईयर्स मोर। 10 ईयर्स मोर का मतलब होता है 10 प्लस ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज ग्रैंडसन। तो ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज ग्रैंडसन का मतलब 2 टाइम्स x। यहाँ पे सॉरी मैंने गलती किया, यहाँ पे एज एक ग्रैंडसन का एज जो होगा वो x प्लस 8 होगा। तो हमारे पास 2 ग्रैंडसन है तो ये हो जाएगा x प्लस 8 प्लस x प्लस 8। ये समझा। हाँ सर। अब क्या होगा देखो, ये हो जाएगा 10 प्लस 2, इसको ओपन करो ये हो जाएगा 2x प्लस कितना 16। अब ये पूरा ओपन करोगे तो 10 प्लस 2 इंटू 2x 4x, 16 टू ज़ा कितना 32, तो ये हो जाएगा 42 प्लस कितना 4x। ये आया आपको प्रेजेंट एज ऑफ मैन आपके कंडीशन के हिसाब से, बट क्वेश्चन के कंडीशन के हिसाब से 2 इक्वेशन है मैन का, ध्यान से आप देखोगे तो ये भी मैन का एज है, ये भी मैन का एज है। तो अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों को इक्वेट करते हैं। एक है 6x प्लस कितना 16, एक है अपने पास 42 प्लस कितना 4x। तो ये 4x को इधर भेजता हूँ, 16 को यहाँ पे भेजता हूँ। तो 6x में से 4x गया तो 2x, 42 में से 16 गया तो 26, तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 13। सो x इज़ 13 ईयर्स। हमको x का वैल्यू कितना आ गया 13 आ गया। ये समझा। अब x का वैल्यू 13 मिल गया तो मुझे क्या मिल जाएगा सर, मुझे मिल जाएगा प्रेजेंट एज ऑफ मैन, स्टार्टिंग वाला मिल जाएगा ना कंडीशन। प्रेजेंट एज ऑफ मैन कितना आ जाएगा ध्यान से देखो, ध्यान से समझो। प्रेजेंट एज ऑफ मैन वो 6x प्लस 8 बराबर ना, इसमें पुट करते हैं 13, तो दिस विल बिकम 6 इंटू 13 प्लस कितना 8, वोट इज 6 13 ज़ा 78 प्लस 8 ऐड किया तो ये आता है 86 ईयर्स। बट ये आंसर नहीं है। क्यों सर? क्योंकि 86 ईयर्स एज मैन का था जब जो ग्रैंडसन था, ये ग्रैंडसन का एज है ना, ग्रैंडसन जब 13 साल का था तब मैन 86 ईयर्स का था। हमें क्वेश्चन ने क्या पूछा है सर, हमें पूछा है जिस दिन वो बॉर्न हुआ था उस दिन एज क्या है। तो एज व्हेन ग्रैंडसन वॉज बॉर्न, कोई भी बॉर्न होता है तो उसका एज क्या होता है सर 0 होता है। तो आपको क्या करना है पता है क्या, ये जो 86 आया था आंसर, ये कब आया था जब ग्रैंडसन 13 साल का था। तो 13 साल और आप पीछे जाओ तो जिस दिन वो बॉर्न हुआ था उस दिन मैन का एज हुआ 73 ईयर्स। इसका करेक्ट आंसर है 73, ऑप्शन नंबर बी। सर एक बार और बताओ, देखो हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा तो हर एक सेंटेंस ग्रैंडसन से लिंक हुआ था। हमने ग्रैंडसन के एज को क्या माना, x माना। अब हमने निकाला मैन का एज। क्वेश्चन ने क्या बोला, मैन का एज इज 8 ईयर्स मोर। तो 8 ईयर्स मोर का होता है 8 प्लस थ्राइस, थ्राइस का मतलब होता है 3,
द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू ग्रैंडसन, मतलब इन दोनों ग्रैंडसन की एज को हमने एक्स किया, एक का एज एक्स था, दूसरे को भी हमने क्या माना एक्स, क्योंकि दोनों ट्विन्स है तो दोनों के एज सेम ही होंगे, तो एक्स प्लस एक्स हो गया। एक्स प्लस एक्स का एडिशन 2x होता है, 2x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6x होता है, और 6x में 8 ऐड किया तो 6x प्लस 8, ये आ गया प्रेजेंट एज ऑफ मैन। ये समझा? हाँ सर। अब हमें 8 साल बाद बोला, तो 8 साल बाद मैन का एज कितना हो जाएगा? 6x प्लस 8 ऑलरेडी था, और 8 साल ऐड कर दोगे तो 6x प्लस 16। ग्रैंडसन का एज कितना होगा? तो ग्रैंडसन x था, तो एक ग्रैंडसन का एज x प्लस 8 हो गया, मैं इधर लिख देता हूँ ईच, एक ग्रैंडसन का एज x प्लस 8 हो गया। ये समझा? हाँ सर। अब हमें पूछा मैन का एज बताओ, 8 साल बाद मैन का एज बोला है वो लोग ने 10 ईयर्स मोर। 10 ईयर्स मोर का मतलब होता है 10 प्लस ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2, द एजेस ऑफ द टू हिज ग्रैंडसन। तो एक का ग्रैंडसन का एज 8 साल बाद x प्लस 8 था, तो दो का कितना होगा? वापस x प्लस 8 ऐड करोगे। ये समझा? हाँ सर। x और x का एडिशन 2x, 8 और 8 का एडिशन 16। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2x 4x होता है, 2 इंटू 16 32 होता है, 32 और 10 को ऐड किया तो 42 होता है, और ये 4x हो गया। ये हो गया प्रेजेंट एज ऑफ मैन। ये समझा? अब 8 साल बाद हमारे हिसाब से 6x प्लस 16 आता है, क्वेश्चन के हिसाब से 42 प्लस 4x आता है। हमने इसको सॉल्व किया तो x का वैल्यू 13 आया, बराबर है। तो अभी हमको मैन का एज पूछा है, तो मैन का एज ओरिजिनली कितना था? सर मैन का एज ओरिजिनली 6x प्लस 8 था, हमने इसमें x के जगह पे पुट कर दिया 30। 13 6 78, 70 और 8 का एडिशन होता है 86, तो 86 ईयर्स आया था, बट ये आंसर नहीं है। ऑप्शन में 86 दिया, आप मार्क नहीं करना। 86 ईयर्स तब आंसर है जब ग्रैंडसन का एज 13 है। हमें तो पूछा जिस दिन ग्रैंडसन बॉर्न हुआ उस दिन क्या एज था, तो कैसे करोगे? और 13 साल पीछे लेके जाओ, तो 86 माइनस 13 इज 73 ईयर्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप सबको ये समझा। हाँ सर, क्लियर है। नेक्स्ट आओ 16 सम। अ पर्सन on a tour has rupees 9,600 for his expenses. If his tour is extended by 16 days, he has to cut down his daily expense by 20. His original duration of tour had been. एक पर्सन के पास 9,600 रुपया था खर्चा करने के लिए, उसका टूर 16 दिन से एक्सटेंड हो गया, तो उसको अपने हर दिन के खर्चे को 20 रुपये से कम करना पड़ा। आपको बताना है कि ओरिजिनली टूर कितने दिन का था। बहुत ईजी सम है, देखो कैसे निकालोगे। टोटल एक्सपेंस कितना है? सर टोटल एक्सपेंसेस है ₹9,600, बराबर है। अभी ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टूर पता है कि आपको? नहीं सर। तो ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टूर हम मानेंगे x डेज, क्योंकि वो पता नहीं है। तो ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टूर कितना डेज लेंगे? x डेज। तो हम लोग निकालते हैं एक्सपेंसेस पर डे। एक्सपेंसेस पर डे कितना आएगा? सर टोटल खर्चा 9,600 है, हम x डे के लिए ट्रिप कर रहे हैं, तो एक दिन का खर्चा कितना हो गया? 9,600 डिवाइड बाई x। हाँ सर, ये समझा। अब टूर कितने दिन के लिए एक्सटेंड हो गया? बट टूर एक्सटेंडेड फॉर हाउ मेनी डेज? सर फॉर 20 डेज, फॉर 16 डेज। टूर एक्सटेंडेड फॉर कितना डेज? 16 डेज। तो अब आपका एक्सपेंसेस पर डे क्या आएगा? सर वो निकालते हैं, अभी निकालते हैं एक्सपेंसेस पर डे। अभी भी आपके पास जेब में 9,600 रुपये ही है, बट अब आप x डेज के लिए ट्रैवल नहीं कर रहे हो, अब आप x प्लस 16 डेज के लिए ट्रैवल कर रहे हो। क्या ये बात आपको समझा? हाँ सर, क्योंकि हमारा ट्रिप 16 दिन से एक्सटेंड हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन था, ये सेकंड इक्वेशन था। इसके वजह से आपको अपने खर्चे को 20 रुपये से कम करना पड़ा, मतलब इसमें और इसमें 20 रुपये का फ़र्क है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 9,600 डिवाइडेड बाय x प्लस 16 माइनस 9,600 डिवाइड बाय x। ये दोनों के जो खर्चे हैं, इसमें कितने रुपए का फ़र्क है? सर इसमें फ़र्क है 20 रुपये का। अब मेरा एक सिंपल सा आपसे सवाल है, ये वाला वैल्यू बढ़ाएगा कि ये वाला वैल्यू बढ़ाएगा? सर ये वाला वैल्यू बढ़ाएगा। तो जो आपने सब्ट्रैक्ट किया वो बिल्कुल गलत है। सब्ट्रैक्ट कैसे होगा? फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड से। यहाँ पे क्या आएगा? 9,600 डिवाइड बाई x माइनस 9,600 डिवाइड बाई कितना? x प्लस 16। ये दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो 20 रुपये आएगा। ये बात समझा है ना? सपोज़ आपके पास 9,600 रुपये है और आप 100 दिन के लिए जा रहे हो, तो आपको एक दिन का खर्चा कितना लग गया? 96 रुपीज़। अब सपोज़ 9,600 आप 96 डेज़ के लिए जा रहे हो, तो आपका खर्चा 4 रुपये से बढ़ जाएगा। यहाँ पे
उल्टा हो रहा है। सपोज आप पहले 96 डेज के लिए जा रहे थे, अब 100 दिन के लिए, तो देखो आपका खर्चा पहले ज़्यादा था, अब कम हो गया ना। तो इसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से माइनस कर रहे हैं। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन के साथ कोई भी मस्ती करने का नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई फिल्टीप्लाई कुछ नहीं करने का। अब सीधा ऑप्शन से इसको चेक करते रहने का, कोई ना कोई एक ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन दिया है 48, जो कि गलत है, हम उसको चेक ही नहीं करते। हम सीधा पहले 80 को ही चेक करते। कंसिडर, आप हर ऑप्शन डालना, हम टाइम सेव करने के लिए ऑप्शन सी पे जाते हैं, इसमें 80 पुट करते हैं। डालो 9600 डिवाइड बाय कितना 80 माइनस 9600 डिवाइड बाय कितना, व्हाट इज 80 प्लस 16 96। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, देखो क्या आता है। 9600 को अगर 80 से डिवाइड किया तो ये 120 रुपीज़ आता है। 9600 को 96 से डिवाइड किया तो 100 आता है। दोनों का डिफरेंस कितने का आता है, 20 रुपये का। और क्वेश्चन ने भी क्या बोला था, आपका खर्चा कितने से कम हो गया, 20 रुपये का। तो सब कुछ सही है, मतलब सही आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बोलो समझा? हाँ सर। वापस एक बार बताओ। देखो आपको टोटल टूर का खर्चा बोला है 9600 रुपये, ठीक है। आपने कितने दिन के लिए ट्रैवल किया टूर में, वो आपको पता नहीं है, तो उसको हमने कंसिडर किया एक्स डेज। अब हमने निकाला कि एक दिन का खर्चा कितना आएगा, तो हमने 9600 को डिवाइड बाय एक्स किया, तो एक्सपेंसेस पर डे आ गया 9600 डिवाइड बाय एक्स। अब हमारा जो टूर है ना, वो 16 दिन के लिए एक्सटेंड हो गया। तो ये जो अभी x है, ये x नहीं रह के ये x प्लस 16 हो जाएगा, बिकॉज एक्सटेंड हो गया मतलब बढ़ गया। तो ये हो गया 9600 डिवाइड बाई एक्स प्लस 16। अब हमको बोला है कि पहले जितना आप खर्चा करते थे और अब जितना खर्चा करोगे ना, उसमें 20 रुपये का फ़र्क है। तो हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 9600 बाई एक्स और 9600 अपॉन एक्स प्लस 16, दोनों का सब्ट्रैक्शन करके 20 आया। इस इक्वेशन के साथ कोई मस्ती करने का नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं करने का, दे आर वेस्ट ऑफ टाइम। सिंपल तरीका है, आपके इस इक्वेशन में एक्स मिसिंग और एक्स का वैल्यू क्वेश्चन ने दिया है, तो आपको x के ऑप्शंस को पुट करना है। आप 48 डालो, 64 डालो, 80 डालो, 96 डालो, और एक बार रफली देख लेने का, इक्वेशन को अपने आप समझ जाता है। तो मैं ना पहले 80 और 96 से चेक करूंगा, बिकॉज ऊपर के नंबर्स जो है ना, वो 8 और 96 वाले टेबल में चले जाते हैं। तो मैंने 80 डाल के चेक किया, x के जगह पे 80 पुट किया हर जगह पे, तो 80 और 9600 का डिवीजन 120 होता है, और 9600 में जब 80 प्लस 16 करेंगे तो 96 होता है, ये 100 होता है। दोनों का डिफरेंस 20 रुपये का आ रहा है, तो जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी। समझा 16 सम? हाँ सर। 17 पे आओ। 17 में बोला है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन ऑफ अ स्कूल इज 36। आफ्टर एडमिटिंग 12 न्यू स्टूडेंट्स 4 न्यू सेक्शंस वर स्टार्टेड। 12 न्यू स्टूडेंट्स को हमने ऐड किया एक क्लास में, तो हमको 4 और सेक्शंस लगा, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। अब आपको इधर पूछा गया है एंड द नंबर ऑफ न्यू सेक्शंस अभी कितना हो गया यहाँ पे क्वेश्चन ने, अभी क्वेश्चन ने बोला है कि ये हो गया आपका 30। देन द नंबर ऑफ सेक्शंस इनिशियली कितना था, ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो। आपको मैं सिखाता हूँ ऑप्शंस के तरीके से बाद में, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन कितना है, स्कूल 36 है। तो लेट द नंबर ऑफ सेक्शंस बी एक्स लेते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा। सर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा 36x, क्योंकि 36 स्टूडेंट एक सेक्शन में है और हमारे पास x सेक्शन है, 36x हो जाएगा। अभी 12 क्या बोला है क्वेश्चन ने, 12 न्यू स्टूडेंट्स वेर एडेड, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। तो आप इसमें 12 ऐड कर दो, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अभी कितना हो जाएगा। सर अभी जो अपना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो हो जाएगा 36x प्लस कितना 12, ये भी समझा? हाँ सर, ये तो अभी का आ गया। अब ये लोग ने क्या बोला है, 4 न्यू सेक्शंस वेर स्टार्टेड। 12 नए स्टूडेंट्स ऐड करने से हुआ क्या, 4 नए सेक्शंस ऐड हो गए। तो अब मुझे बताओ न्यू नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हो गए। सर न्यू नंबर ऑफ सेक्शंस, पहले तो x थे, अब 4 नए सेक्शंस ऐड हो गए, तो ये हो गया x प्लस कितना 4। एंड न्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए। सर न्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये लोग ने बोला है एक डिवीजन में अभी आपको कितना बिठाना है न्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सर अभी आपको बिठाना है सिर्फ 30 स्टूडेंट्स, बराबर है। तो अब मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा। सर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी 30 इंटू एक्स प्लस 4।
सो इसको अगर सॉल्व किया तो आ जाएगा 30x प्लस कितना 120। तो ये एक इक्वेशन है, इसको मैं मानता हूँ इक्वेशन नंबर 2। एक आपका इक्वेशन, इसको कंसिडर करते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों को भी पहले वो ग्रैंडसन वाला समझे से इक्वेट करने का। तो 36 प्लस 12 इक्वल टू 30x प्लस कितना 120। अब क्या करेंगे, ये यहाँ पे भेज के माइनस, ये यहाँ पे भेज के माइनस। तो 36x में से 30x गया तो कितना 6x, 120 में से 12 गया तो 108। तो x विल बी 108 डिवाइड बाई 6 दैट इज़ 18। तो x क्या था सर x था ओरिजिनल नंबर ऑफ सेक्शंस, और यही तो क्वेश्चन ने पूछा ओरिजिनली कितना सेक्शंस था। तो सही आंसर इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज़ 18। सर वापस एक बार सिखाओ। देखो आपको पूछा था नंबर ऑफ सेक्शंस इनिशियली कितना था, मतलब ओरिजिनली। तो ओरिजिनली हमने नंबर ऑफ सेक्शंस को x माना क्योंकि पता नहीं था, और हर क्लास में या हर सेक्शन में 36 स्टूडेंट है। तो टोटल स्टूडेंट कितना हो गया 36x हो गया, क्योंकि 36 स्टूडेंट एक में और टोटल सेक्शन x है तो 36x हो गया। ये समझा। अब हमने 12 स्टूडेंट्स ऐड किया तो नया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो गया सर, पहले तो 36x था, अब 12 ऐड किया तो 36x प्लस 12 हो गया। इसके वजह से आपका नंबर ऑफ सेक्शन 4 से बढ़ गया। तो पहले वो x था तो अभी कितना हो जाएगा x प्लस 4, और नंबर ऑफ सेक्शन 4 के बढ़ने से अब आपका एक क्लास में सिर्फ 30 स्टूडेंट्स बैठेगा, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। सो हमने अभी इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके चेक किया कि एक्चुअली क्लास में कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो 30 इंटू एक्स प्लस 4 विल गिव यू 30x प्लस 120। ये आया क्वेश्चन के हिसाब से, ये आया हमारे हिसाब से। दोनों को सिंप्लीफाई किया तो x 18 मिल गया। ये 18 का ही मतलब क्या है, ओरिजिनल नंबर ऑफ सेक्शंस, वही पूछा था। अब इसको आप बिना ये मेथड से भी कर सकते हो, ऑप्शन से भी आप कर सकते हो। देखो कैसे, आपके पास सपोज आपने 18 माना ऑप्शन करेक्ट है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन कितना है 36 है, तो आप सबसे पहले करोगे 36 इंटू कितना 18। तो 36 को अगर आप 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप चेक करो इसका मल्टीप्लिकेशन करके कितना आता है। तो 36 इंटू 18 विल गिव यू 648। तो इतने आपके पास पहले स्टूडेंट्स थे। अब ये लोग ने बोला 12 स्टूडेंट ऐड हो गया, तो ये आपका हो गया 660। और नंबर ऑफ जो सेक्शंस है वो 18 से बढ़ के 4 से बढ़ गया ना, तो नंबर ऑफ सेक्शंस 22 होगा। तो इसको आप 22 से डिवाइड करके चेक करो क्या हर सेक्शन के लिए 30 स्टूडेंट बचते हैं। तो हाँ, इसका डिवीजन 30 होता है, डिवीजन करके 30 आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। समझे ये मेथड क्या किया, हर एक सेक्शन में 36 बच्चे हैं, और हमने नंबर ऑफ सेक्शन अज्यूम किया ऑप्शन के हिसाब से, सपोज 18 है तो 36 इंटू 18 करके टोटल स्टूडेंट 648 आ गया। अब आपने 12 स्टूडेंट बढ़ाया तो आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अभी 660 हो गया, और नंबर ऑफ सेक्शन भी 4 से बढ़ गया, तो 18 में 4 ऐड किया तो 22। अब आपको चेक करना है क्या इसका डिवाइड करके हर एक में 30 बच्चे बैठ सकते हैं। तो 660 को 22 से डिवाइड किया तो 30 आता है। इसका मतलब जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी। समझा 17 सम सबको। हाँ सर, आ जाओ क्वेश्चन 18 पे। इफ़ kx माइनस 4 इक्वल टू k माइनस 1 इंटू एक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बहुत बेसिक सम है। क्या बोला यहाँ पे, kx माइनस 4 इज इक्वल टू k माइनस 1 इंटू कितना x। तो इसको आप ओपन करो, पहले वाले को ऐसे रहने दो kx माइनस 4, सेकेंड वाले को आप ओपन करो ब्रैकेट को। व्हाट इज़ k इंटू एक्स सर, kx, और ये हो जाएगा आपका -1 इंटू एक्स कितना -x। अब देखो यहाँ पे भी kx और यहाँ पे भी kx, इसको उड़ा दो तो -4 इक्वल टू -x, मतलब x का वैल्यू कितना आएगा 4। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, बट मैं आपको सिर्फ ये रियलाइज़ करवा रहा हूँ कि ऐसे भी क्वेश्चन ये लोग ने पूछे एग्जाम में। तो आपको ये चैप्टर बहुत ईजिली सॉल्व करना है, बहुत अच्छा या ईजी चैप्टर मैं इसको बोल सकता हूँ। क्लियर हो गया ये सम। हाँ सर 19 पे आओ। 19 देखो, A seller makes an offer of selling certain articles that can be described by the equation x equal to 25 minus 2y, where x is the price per unit and y denotes the number of units. The cost price of the article is 10, the maximum quantity that can be offered in a single deal to avoid losses. तो बहुत अच्छा समय है। आपको एक इक्वेशन दिया है कि x किसके इक्वल है सर, x इक्वल है 25 माइनस 2y से, जहाँ पे बोला है कि x जो है ना वो प्राइस पर यूनिट है और y जो है वो नंबर ऑफ़ यूनिट है, और आपको बोला है कॉस्ट प्राइस एक यूनिट का 10 रुपये। आप कितना क्वांटिटी ऑफर करना चाहोगे ताकि आप लॉस से बच जाओ। ठीक है, तो अब देखो कैसे करना है इसको। यहाँ पे मैं ऑप्शंस लेता हूँ, कंसिडर ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए में मुझे दिख रहा है 6 क्वांटिटी, तो हमको बोला है नंबर ऑफ़ यूनिट जो है वो y से डिनोट करता हूँ। यहाँ पे मैं 6 पुट करता हूँ, तो x विल बी 25 माइनस व्हाट इज़ 2 6 सर, 2 6 12, 13 रुपया
अब आपका कॉस्ट प्राइस 10 रुपया था और आपको बेच के 13 रुपया मिल रहा है, ये तो चलेगा भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डील अच्छा है, इसमें हमको नुकसान हो ही नहीं रहा है। अब आओ ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में कितना यूनिट्स है? 7। तो अभी वही इक्वेशन में 7 डालो, 25 माइनस 2 7 ज़ा 14, तो ये 11 आ रहा है। अभी भी चलेगा, 10 का सामान 11 में बिका, चलता है ना, प्रॉफिट ही हो रहा है। अब आओ ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी कितना है? 8। तो अगर 8 पुट करो तो 25 माइनस 2 8 ज़ा 16 होता है, ये 9 रुपया आ गया। अब आते हैं ऑप्शन डी पे भी, ये मैं बताता हूँ, एक बार लिख लो। ऑप्शन डी कितना है? 9। तो 25 माइनस 2 9 ज़ा कितना? 18, तो ये आ जाएगा हमें 7 रुपया। अब हमें बोला लॉस से बचना है। आपका आर्टिकल था कितने का? 10 रुपये का। मैक्सिमम लॉस होने से बचना है अपने को। तो आपका आर्टिकल 10 रुपये का था, तो आप कितना बेचोगे ताकि आप लॉस से बच सकते हो? इसका ज़रा बताओ, क्वेश्चन को आप कैसे आंसर करोगे? ये दोनों केस में देखो, 10 का सामान 13 मिल रहा है आपको, फ़ायदा है। 10 का सामान 11 मिल रहा है, फ़ायदा है। मतलब ऑप्शन है और ऑप्शन बी, तो इसका आंसर हो नहीं सकता। ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है। अब बचता है ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन सी में आप जब 8 क्वांटिटी बेच रहे हो तो 10 का जगह पे आपको 9 रुपया मिल रहा है, 1 रुपये का नुकसान हो रहा है। और लास्ट वाले स्कीम में 10 की जगह पे आपको 7 रुपया मिल रहा है। तो आपको हो रहा है मैक्सिमम क्वांटिटी दैट कैन बी ऑफर्ड इन अ सिंगल डील टू अवॉइड लॉस। लॉस से बचने के लिए आप कितना मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफर करोगे? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आप 8 क्वांटिटी तो मिनिमम ऑफर करोगे ही, ताकि आपको लॉस से बचना चाहिए। नहीं, 7। ऑप्शन बी इसका सही आंसर आएगा। कितना क्वांटिटी ऑफर करोगे ताकि आपको लॉस से बचना चाहिए? ये दोनों मेथड में आपको लॉस हो रहा है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी मेरे हिसाब से। तो बिकॉज ऑप्शन सी में आप चेक करो आपको फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। आपको यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है, 7 कितने का? 7 रुपये का फ़ायदा हो रहा है ना यहाँ पे आपको। तो वही क्वेश्चन ने पूछा है कि कितने का आपको फ़ायदा हो रहा है इस इक्वेशन में। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर, लॉस से बचने के लिए, तो अवॉइड लॉस बोला है। तो आप क्या करोगे? या तो दूसरा एक मेथड भी आप सीधा है ना, इधर x के जगह पे आप 10 डाल दो, तो 10 विल बी इक्वल टू 25 माइनस 2y, तो 2y विल बी इक्वल टू 15, सो y विल बी 7.5। तो आप 7.5 यूनिट्स तक बेच के आप क्या कर सकते हो? आप 7.5 यूनिट तक बेच के आप नो प्रॉफिट नो लॉस केस में हो। जैसे ही आप 8 यूनिट बेचोगे तो आपको नुकसान होने लगेगा। तो अवॉइड लॉस से बचने के लिए आप मिनिमम कितना क्वांटिटी सोल्ड करोगे? 7। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, मेरा गलती था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है इसका। बी सही आंसर है इस क्वेश्चन का। ऑप्शन ए गलत है, बिकॉज ऑप्शन ए में आपको फ़ायदा तो हो रहा है, इन दोनों में लॉस हो रहा है। मैंने बोला गलत, सॉरी, इन दोनों में आपको लॉस हो रहा है, तो ये 2 ऑप्शन तो चलेगा ही नहीं। इसमें तो आप पक्का 10 के नीचे बेच रहे हो तो नुकसान में हो। इसमें देखो आपको 3 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, इसमें 1 रुपये का फ़ायदा हो। तो लॉस से बचने के लिए मिनिमम आप कितना क्वांटिटी ऑफर कर सकते हो? 7। और आप सॉल्व भी कर सकते हो। 10 इक्वल टू 25 माइनस 2y है, 10 को इधर भेजो, 2y को इधर, तो 2y 15 आ जाएगा और y 7.5। तो मिनिमम 7.5 यूनिट्स तो बेचना ही पड़ेगा, मैक्सिमम 7.5 यूनिट्स तो बेचना ही पड़ेगा, ताकि आप नो प्रॉफिट नो लॉस के केस में हो। सब 7.5 तो किधर लिखा नहीं है, 8 आप नहीं बेच सकते। देखो, अगर आप 8 बेचोगे तो ये 9 रुपये आएगा, जो कि आपका नुकसान है। 10 का चीज़ 9 में बेचोगे, नुकसान होगा, बराबर है ना। तो लॉस से बचने के लिए वो लोग ने बोला, तो लॉस से बचने के लिए मिनिमम आप 7 यूनिट्स बेचोगे। मैक्सिमम क्वांटिटी जो आप ऑफर कर सकते हो, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 7 यूनिट्स। क्लियर है? 19? हाँ सर। 20 पे आओ। ये आई थिंक हमने किया है ऐसा टाइप का सम। हाँ, किया है ये सेम टाइप का सम। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर मोर देन ब्रेथ, तो लेंथ इज 5 प्लस कितना? बी। ठीक है। अब अपने को पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 40 दिया है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, दिस इज इक्वल टू 40। वो 2 से डिवाइड होकर कितना हो जाएगा? 20। तो लेंथ प्लस ब्रेथ विल बी 20। आई गेस ये रिपीट हो चुका है, फिर भी कर लेते हैं। तो लेंथ प्लस ब्रेथ 20 आ गया। अब लेंथ के जगह पे क्या लिखेंगे? 5 प्लस बी इक्वल टू कितना? 20। तो ये 2b इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। तो b का वैल्यू कितना आएगा आपको? 7.5 आएगा, बराबर है। तो b 7.5 आ गया। अब l निकालने के लिए कोई भी इक्वेशन में डाल दो, हम फर्स्ट में डालते हैं। तो l इज़ 5 प्लस बी। वहाँ पे शायद ऑप्शन नहीं दिया था, यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, बस वो फ़र्क है। तो 5 प्लस 7.5, सो लेंथ विल बी 12.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लेंथ का आंसर 12.5 और ब्रेथ का आंसर 7.5 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। हाँ, यहाँ पे मैंने इसके लिए क्वेश्चन डाला है, बिकॉज लेंथ देखो, ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, बट वर्ड्स पढ़ो, पहले लेंथ बोलो और बाद में ब्रेथ। तो आप ऑप्शन ए मार्क नहीं कर सकते। लेंथ 7.5 और ब्रेथ 2.5 तो गलती है। हाँ, ये गलती था। ऑप्शन सी खाली सही आंसर है। लेंथ का आंसर 12.5 और ब्रेथ का आंसर कितना आएगा? 7.5 आएगा।
समझा 20th? हाँ सर। 21 पे आओ। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 3 bags एंड 4 pens इज़ 257, मतलब 3 बैग्स को हम x मानते हैं, एक बैग की कॉस्ट को, और एक पेन के कॉस्ट को y मानते हैं, तो 3x + 4y कितना है? 257 है। वेयर इज़ द कॉस्ट ऑफ 4 bags एंड 3 pens इज़ 324, तो 4x + 3y इज इक्वल टू 324 है। हमें पूछा है कॉस्ट ऑफ 1 बैग बताने के लिए, तो देखो क्या क्या करेंगे इसके साथ। ये इक्वेशन 1 बोलते हैं, ये इक्वेशन 2 बोलते हैं। इसको सिंप्लीफाई करना बहुत ईजी तरीका है। यहाँ पे देखो ऑल्टरनेट नंबर्स, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 है, तो आपको ना यहाँ पे एक मेथड फॉलो करना है, वो मेथड को बोलते हैं हम ASA, एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन। पहले हम इसको ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे और वापस ऐड करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन कौन सा 2, हम 1 एंड 2 के इक्वेशन को पहले ऐड करते हैं। चलो बोलो ऐड करोगे तो सर, तो 3x और 4x का एडिशन कितना हो जाएगा? 7x। वैसे 4y और 3y का एडिशन क्या हो जाएगा? 7y। और 257 और 324 का एडिशन हो जाएगा 581। ये भी समझा? हाँ सर। अब ये पूरे इक्वेशन को आप 7 से डिवाइड कर देते हो, यहाँ पे आ जाएगा x + y इज इक्वल टू 581 डिवाइड बाई 7। तो करोगे तो 7 1 7, 7 8 56, 21, तो 83 आएगा। तो एक इक्वेशन आया हमें x + y इक्वल टू कितना? 83। ये समझा? हाँ सर। अब वापस क्या करने का, इन्हीं दो इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर देने का, सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2। मैं 2 एंड 1 करता हूँ, 2 को 1 से। चलो बोलो, 4x में से x जाएगा तो 3x जाएगा तो x, 3y में से 4y जाएगा तो -y, और यहाँ पे हो जाएगा 324 - 257। तो 14 में से 7 गया तो 7, ये आपका 11 हो जाएगा, 11 में से 5 जाएगा तो 6, और ये 1 2 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो ये आएगा 160, नहीं ये 257 ही था ना, तो ये आएगा 67। तो यहाँ से आया x - y = 67। ये भी समझा? हाँ सर। अब क्या बोला है लोग ने, कॉस्ट ऑफ 1 बैग बताने के लिए। तो बैग इसमें कौन है, x है कि y है? बैग फर्स्ट x है, तो अब इन दोनों इक्वेशन को आप कर दो वापस ऐड। तो इसको मैं मानता हूँ इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन 4, एडिंग 3 एंड 4 करो, ऐड 3 एंड कौन सा इक्वेशन 4, तो क्या है थर्ड इक्वेशन, x + y = 83। फोर्थ इक्वेशन क्या है, x - y = 67। अब इन दोनों को आप क्या करो, ऐड करो। तो ऐड करोगे तो आपका y और y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। व्हाट इज़ x + x, सर 2x, और 83 और 67 का एडिशन होता है 150, तो 2x = 150 मीन्स x = कितना, 75। तो इसका मतलब जो इसका करेक्ट ऑप्शन है, कॉस्ट ऑफ 1 बैग कितना आपका, तो कॉस्ट ऑफ 1 बैग इज़ 75 रुपीज़। दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। सर वापस बताओ, देखो आपके पास बैग्स कितना है वो पता नहीं, इसको x लिया, पेन कितना उतना पता नहीं, उसको y लिया, तो ये हो जाएगा 3 × x 3x, ये हो जाएगा 4 × y 4y, दिस इज इक्वल टू 257। दूसरा इक्वेशन बोला है 4 बैग और 3 पेन का 324, तो ये हो जाएगा 4x + 3y = 324। अब जब भी, क्योंकि अगर आप इसको सेम बनाने का ट्राई करोगे भी तो भी ये सम सॉल्व होना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो जब भी उल्टा दिखे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, ऐसा कुछ दिखे, तो बेस्ट मेथड होता है ASA मतलब पहले इसको ऐड करने का, फिर सब्ट्रैक्ट करने का, फिर जो दोनों इक्वेशन आएंगे उसको वापस ऐड करने का। तो हमने पहले इन दोनों को ऐड किया, तो 3 + 4 7 हो गया, 4 + 3 भी 7 हो गया, और इन दोनों का एडिशन 581 हो गया। ये सारे नंबर 7 के टेबल से जाते, तो इसको हमने 7 से डिवाइड किया, तो x + y का वैल्यू 83 आ गया। अब हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, और सब्ट्रैक्ट करने टाइम में मैं बड़े नंबर को मैंने छोटे से किया, तो 4x में से 3x गया तो x आया, 3y में से 4y गया तो -y आया, और 324 में से 257 गया तो 67 आया। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने ऐड किया, तो ऐड करने पे y और y कैंसिल हो गया, x और x का एडिशन 2x हो गया, और 67 और 83 का सब एडिशन 150 हो गया, तो डिवाइड किया 2 से, तो आंसर कितना है, 75 रुपीज़ है। समझा ये भी? हाँ सर। 22 पे, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था 22, इस एग्ज़ाम का ही पूछा हुआ समय दिसंबर 22 में। अ ग्रुप ऑफ 400 सोल्जर posted at a border area had a provision for 31 days. After 28 days, 280 soldiers from the group were called back. Find the number of days for which the remaining ration will be sufficient. कैसे करना है, ध्यान से एक बार वापस समझो। पहले टोटल फूड अवेलेबल कितना हम वो निकालते हैं। देखो बहुत ईजी है, टोटल फूड अवेलेबल निकालना। देखो कितना ईजी है, आपके पास 400 सोल्जर है और खाना कितने दिन के लिए अवेलेबल था, 31 डेज़ के लिए। तो 400 × 31 करोगे तो 12,400 आता है।
ये समझा? हाँ सर। अब टोटल फूड कंज्यूम कितना हो गया? 28 दिन बाद कुछ तो हुआ ना, तो 28 दिन के लिए खाना मतलब खा लिया ना सबने। टोटल फूड कंज्यूम कितना? 28 दिन के लिए 280 सोल्जर्स फ्रॉम द ग्रुप वेर कॉल्ड बैक। तो 400 सोल्जर्स थे तब तक और 28 दिन का खाना खा चुके हैं वो लोग। तो 400 इंटू कितना करेंगे? 28 करेंगे, बराबर ना। तो 28 फोर्स अगर आप करोगे तो ये आता है 11,200, बराबर है। तो अभी इसका मतलब जो खाना अवेलेबल है, जो अभी बाकी है, वो कितना खाना अवेलेबल है? 1200। ये समझा सबको? सर वापस एक बार बताओ। देखो 400 सोल्जर्स थे, 31 डेज़ का खाना था, तो टोटल फूड अवेलेबल था 12,400। अब 28 दिन बाद 280 सोल्जर्स ग्रुप से बुला लिए वापस। इसका मतलब 28 दिन तक 400 सोल्जर ने खाना तो खाया रहेगा ना, तो कितना फूड कंज्यूम हो गया? 400 इंटू 28 दैट इज़ 11,200। तो मतलब अभी आपके पास 1200 फूड अवेलेबल है। और कितने सोल्जर्स अवेलेबल है? सर सोल्जर्स अभी सिर्फ 120 अवेलेबल है। कैसे 120? सर 400 सोल्जर थे, उसमें से 280 को बुला लिया। तो मतलब अभी ये जो 1200 क्वांटिटी ऑफ फूड अवेलेबल है, ये कितने सोल्जर के लिए अवेलेबल है? 120 के लिए। तो अपने को पूछा नंबर ऑफ डेज फॉर विच रेशन इज सफिशिएंट, तो कितना आएगा नंबर ऑफ डेज? सर बहुत इजी टेक्निक, 1200 डिवाइड बाय क्या करने का? 120। तो 1200 और 120 का डिविडेशन 10 दिन, मतलब 10 दिन का खाना और अवेलेबल है अभी। बोलो ये समझा सबको? आपका जो फूड है वो 10 डेज़ के लिए अवेलेबल है। सर वापस एक बार बताओ। देखो आपको बोला था 400 सोल्जर है, हमारे पास खाना का प्रोविज़न 31 डेज़ के लिए, तो हमने 400 इंटू 31 किया तो 12,400 आया। जो फूड कंज्यूम हो चुका है, 28 दिन का खाना ख़त्म हो चुका है, क्योंकि 28 दिन तक सारे सोल्जर साथ में थे। तो 28 इंटू 400 किया तो 11,200 आ गया। इसका मतलब अभी भी हमारे पास 1200 क्वांटिटी ऑफ फूड अवेलेबल है। और कितने सोल्जर्स अवेलेबल है? सर 400 में से 280 को तो बुला लिया, मतलब 120 सोल्जर्स अवेलेबल है। तो 1200 क्वांटिटी 120 सोल्जर्स के लिए, तो कितने दिन का खाना है? तो सर अभी भी 10 दिन का खाना सफिशिएंट है। समझा ये क्वेश्चन? हाँ सर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 23rd देखो। द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो एक इक्वेशन है 2x -5 है, और +4 को आप इधर भेज के -4 कर दो। सेकेंड है 2x + y इक्वल टू कितना? 8। ये हमारे पास दो इक्वेशन है। अब अपने को पूछा है इसमें x और y का सोल्यूशन पूछा है, x और y का वैल्यू पूछा है। तो क्या करोगे इन दोनों को? सर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पे 2x कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस प्लस क्या होता है? सर माइनस होता है। तो -5y -y कितना हो गया? -6y हो गया। ये -8 और ये -4 ऐड होकर -12 हो गया। तो -12 को अगर -6 से डिवाइड करोगे तो y का वैल्यू कितना आएगा आपको? 2 आएगा। अब y का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में डाल दो, x मिल जाएगा। तो फर्स्ट में डालते हैं 2x -5y इक्वल टू -4। सो 2x ऐसे रहेगा, 5 2 ज़ा 10 रहेगा, इक्वल टू -4। ये -10 जब इधर जाएगा तो +10 हो जाएगा। तो 10 में से 4 गया तो 6 होता है। तो 2x अगर 6 है तो x का वैल्यू कितना आएगा? 3। इसका मतलब जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 3,2। सो व्हाट इज़ करेक्ट आंसर? 3,2। दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। समझा क्या सबको? हाँ सर, इजी है ये क्वेश्चन भी। सो ये था आपका लीनियर इक्वेशन का 23 क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चंस को कवर किया है, जिसमें आपको इक्वेशंस कैसे बनाने का वो भी समझाया मैंने, फिर लीनियर इक्वेशन सॉल्व कैसे करने का वो भी समझाया है। सो ये आप प्लीज़ एक बार देख लेना। देन हम फिर कोई वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कवर करेंगे, जिसमें क्वाड्रेटिक और क्यूबिक जो इस चैप्टर का है वो हम कवर कर लेंगे। तो आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लोज हो जाएगा। बिकॉज ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है तो इसको एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो हम 2 वीडियोज़ बना लेंगे। आज मैंने आपको लीनियर सिखाया है, एक वीडियो में मैं आपको क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक सिखा दूँगा। आई होप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड से वीडियो शेयर कर देना। और बाकी भी चैप्टर्स की वीडियोस मेरे चैनल पे है, जो भी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मैंने सबके वीडियोस बना के डाले हैं। अब प्लीज़ उसको भी गो थ्रू करना। सो नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।